वेलकम बैक। मैं सिर्फ जीम पिताफी, इंस्ट्रक्टर ऑफ करंट अफेयर इन CSPs। मैं आपको अगेन वेलकम करता हूँ CSPs के करंट अफेयर्स के रिवीजन क्लासेस के अंदर। एज यू नो, हमारी पहली क्लास के अंदर जो हमने चीज़ें डिस्कस की थी, दीज वर मेनली रिलेटेड टू चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर और उसके जितने भी एस्पेक्ट्स थे और उसके पाकिस्तान पे इम्प्लीकेशंस क्या थे उसको हमने देखा था। आज की जो हमारी ये रिवीजन क्लास है, इसके अंदर हमारा फोकस रहेगा फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, और वो फॉरेन पॉलिसी इंक्लूड्स पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, और फिर जो है USA पाकिस्तान के रिलेशंस, एंड देन मिडल ईस्ट को हम फोकस करेंगे ज़्यादातर, जो है सऊदी अरेबिया और चाइना के रिलेशंस, और साथ साथ में ईरान और जो सऊदी की रीअप्रोचमेंट हुई है और उसके पाकिस्तान पे इम्प्लीकेशंस क्या हो रहे हैं इसके ऊपर। स्टार्ट करते हैं हम फॉरेन पॉलिसी से। अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो फॉरेन पॉलिसी को सिंपली अगर डिफाइन किया जाए तो द रिलेशनशिप अमंग स्टेट्स, इसको हम कहते हैं फॉरेन पॉलिसी। यानी कि वो स्टेट्स जो आपस में एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखती हैं, उसको हम फॉरेन पॉलिसी का नाम देते हैं। यानी कि फॉरेन क्या है, मीन्स बियॉन्ड द बॉर्डर्स, and policy means certain guidelines. Those certain guidelines which state use to achieve their interest beyond their borders is called foreign policy. Foreign policy के बारे में अगर देखा जाए तो उसके डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स होते हैं और उसके जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जितनी भी फॉरेन पॉलिसीज बनाई जाती हैं तो उनके ऑब्जेक्टिव्स मोरल सेम ही रहते हैं स्टेट्स के जो हैं, ख़ास करके जैसे कि स्टेट्स वांट्स के उनकी इकॉनमी बेहतर होनी चाहिए, उनकी सिक्योरिटी बेहतर करना होता है, उनकी जो है वेल बीइंग ऑफ द पीपल जो है उसको ठीक करना होता है, उसकी आइडियोलॉजी होती है उसको प्रिजर्व करना होता है। ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फॉरेन पॉलिसी के, मोर और लेस हर स्टेट के अंदर सेम रहते हैं। फिर कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं, और डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है कि वो एलिमेंट्स, जिन एलिमेंट्स के ऊपर कोई भी स्टेट अपनी फॉरेन पॉलिसी को फार्मुलेट करती है। और वो जनरली स्पीकिंग अगर देखा जाए तो फॉरेन पॉलिसी के अंदर डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स होते हैं। जस्ट लाइक ज्योग्राफी मैटर करती है किसी भी स्टेट की, एंड देन टोपोग्राफी मैटर करती है किसी भी स्टेट की। उसके अलावा आइडियोलॉजी मैटर करती है कि वो किस आइडियोलॉजी से रखती है, जो है उसकी बिलोंगिंग्स हैं। और इसके अलावा जो है वो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर भी मैटर करता है, जैसा कि कुछ स्टेट्स अथॉरिटेरियन हैं, कुछ डिक्टेटरशिप्स के अंदर आती हैं और कुछ डेमोक्रेसीज होती हैं। तो ये डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स होते हैं जिसकी बेस पे कोई स्टेट फॉरेन पॉलिसी बनाती है। और पहले मैंने बताया कि उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वेलबींग ऑफ द सिटीजन्स, ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। व्हेन वी स्पीक अबाउट फॉरेन पॉलिसी, तो फॉरेन पॉलिसी के डिफरेंट मॉडल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं, बट हम एक ही मॉडल को लेके चलेंगे, एंड दैट मॉडल इज कॉल्ड रैशनल एक्टर मॉडल, जिसको कहा जाता है रैशनल एक्टर मॉडल। रैशनल एक्टर मॉडल बिलीव्स के स्टेट्स अपनी फॉरेन पॉलिसीज फार्मुलेट करती हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के ऊपर। यानी कि दे कैलकुलेट देयर इंटरेस्ट, दे कैलकुलेट देयर कॉस्ट एंड बेनिफिट, एंड देन दे डिसाइड कि उनको रिलेशंस कैसे रखने चाहिए किसी भी स्टेट के साथ। यानी कि यहाँ पे जो पॉलिसी होती है वो ज़्यादातर प्रोएक्टिव होती है रादर देन रिएक्टिव, एंड दैट इज रैशनल रादर देन इमोशनल फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है इस मॉडल के तहत। और इस मॉडल में होता यह है कि स्टेट्स पहले अपने प्रॉब्लम को डिफाइन करती हैं, और डिफाइन करने के बाद उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस को गौर में लाती हैं, और फिर वो चॉइस रखती हैं किस ऑप्शन को लेके चलना है, और फिर वो जो है उसको यूटिलाइज करती हैं इस मॉडल के तहत। और जब भी फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है तो उसके अंदर 4 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर स्टेट्स के अंदर, या वो चाहे फॉरेन पॉलिसी बनाने के अंदर हो या वो चाहे फॉरेन पॉलिसी के एनालिसिस के अंदर हो, उसको हम देखेंगे। बनाने में तो उसको देख ही लेंगे। और क्या होती है, जैसा कि सबसे पहले जो भी स्टेट फॉरेन पॉलिसी बनाती है वो सबसे पहले ग्लोबल कंडीशंस को देखती है कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, मेजर पावर्स के अलायंसेस क्या हो रहे हैं, कैसे शिफ्ट हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है।
और फिर दूसरा जो फैक्टर होता है वो होता है किसी भी स्टेट की रीजनल कंडीशंस के बारे में, कि वहाँ के रीजन के अंदर क्या हो रहा है। और फिर जो थर्ड नंबर पे आता है वो उसकी डोमेस्टिक कंडीशन की बात होती है। डोमेस्टिक कंडीशन से मतलब ये है कि इंस्टीट्यूशनल बैलेंस कितना है, वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस का आपस में रिलेशंस कैसा है, वहाँ पे सिविल और मिलिट्री रिलेशंस कैसे चल रहे हैं, कितनी ऑटोनॉमी है सिविलियंस को और कितना जो है मिलिट्री उसके अंदर इंटरवीन कर रही है। और जो फोर्थ नंबर पे लास्ट आता है वो होता है द रोल ऑफ लीडरशिप। तो फॉरेन पॉलिसी बनाने के अंदर लीडरशिप भी बहुत रोल प्ले करती है, यानी कि जो एक एग्जेक्टिव है, लाइक प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है या फॉरेन ऑफिस है, वो कितना इनपुट दे रही है, उनके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, उनकी अपनी पर्सनल आइडियोलॉजी, ये भी मैटर करती है जब भी कोई फॉरेन पॉलिसी बनाई जा रही होती है। ये 4 एलिमेंट्स हैं और इन 4 एलिमेंट्स को देख लें आप, ये फॉरेन पॉलिसी बनाने के अंदर भी इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर आप फॉरेन पॉलिसी का एनालिसिस करना चाहें तो उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको हम यूज करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर। जैसा कि ग्लोबल कंडीशंस को सबसे पहले आपने देखना है जब भी कोई स्टेट फॉरेन पॉलिसी बना रही है कि ग्लोबल कंडीशंस क्या चल रही हैं। जस्ट लाइक करंट जो सबसे बड़ी ग्लोबल कंडीशन है, दैट इज चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, देयर इज अ परसीव्ड कोल्ड वॉर राइवलरी बिटवीन चाइना एंड द यूएसए, जैसा कि हमने पिछली क्लास में इसको डिटेल्स डिस्कस किया हुआ है। और दूसरे नंबर पे आपने जब भी एनालिसिस करना है तो आपने उस स्टेट्स की रीजनल कंडीशंस को देखना है। जस्ट लाइक पाकिस्तान की रीजनल कंडीशन में देखा जाए तो हमारा अफगानिस्तान के अंदर क्या हालात चल रहे हैं, ईरान के अंदर क्या हालात चल रहे हैं, इंडिया के अंदर क्या हालात चल रहे हैं, इंडियन ओशन के अंदर क्या हो रहा है। इन चीज़ों को इग्नोर करके हम अपनी फॉरेन पॉलिसी की का जो एनालिसिस है वो डिफिकल्ट होगा हमारे लिए। इसी के साथ साथ थर्ड नंबर पे डोमेस्टिक फैक्टर को देखना होता है। डोमेस्टिक फैक्टर इंक्लूड्स द इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस आर बैलेंस, सिविल मिलिट्री रिलेशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं मुल्क की, पॉलिटिकल कंडीशंस क्या हैं मुल्क की, उसके बेस पे फॉरेन पॉलिसी डिफाइन होती है। एंड देन द रोल ऑफ लीडरशिप, हु इज लीडर, व्हाट इज द आइडियोलॉजी ऑफ लीडर, व्हाट आर द एक्सपीरियंसेस ऑफ द लीडर। तो ये इनका भी प्रॉपर इनपुट होता है किसी के भी फॉरेन पॉलिसी बनाने के अंदर। तो ये 4 फैक्टर्स हैं, इनको मद्देनजर रखना है आपने फॉरेन पॉलिसी के जो एनालिसिस है उसके दरमियान। तो पाकिस्तान ने भी जो अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाई है उसके अंदर इन चारों फैक्टर्स के बेस के ऊपर चीज़ों को बनाने की कोशिश की गई है। तो अभी हम ब्रीफली पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के बारे में देखते हैं। खासकर हमारा जो टारगेट होगा वो होगा कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में इश्यूज कौन से हैं, और फिर हम थोड़ा बहुत सजेशंस के ऊपर जाएंगे, और फिर हम यूएसए और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं इसके ऊपर फोकस करने की हम कोशिश करेंगे। जहाँ तक हम पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, इसके फीचर्स की बात करते हैं, तो राइट नाउ जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है ये कोई इतनी क्लियर, इतनी कोई ऑब्वियस हमें नज़र नहीं आ रही, और उसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं। पर्टिकुलरली आपका डोमेस्टिक फैक्टर उसके अंदर ज़्यादा है, क्योंकि देयर इज़ नो मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट जिसके पास ये मैंडेट हो कि वो फॉरेन पॉलिसी लॉन्ग टर्म के लिए उसको जारी रख सके। तो चूँकि हम एक ट्रांजिशन के फेज से गुजर रहे हैं इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर, तो इतनी कोई क्लैरिटी नहीं आई है। बट हाउ एवर अगर फिर भी कुछ पिछले अरसे के बाद की अगर बात की जाए तो उस हिसाब से देखें तो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इन 3 फैक्टर्स के बेस पे बन रही है। और 3 फैक्टर्स में जो सबसे पहला फैक्टर है दैट इज ग्लोबल फैक्टर। और ग्लोबल फैक्टर ये था कि हमने यूएसए और चाइना की जो राइवलरी थी इसको देखने की कोशिश की थी, और इसके बाद हमने ये देखने की कोशिश की कि इस ग्लोबल कंडीशन के तहत पाकिस्तान इस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है। पिछली क्लास के अंदर हमने डिटेल से आपको बताया कि यूएसए और चाइना की राइवलरी का पाकिस्तान पे डायरेक्टली इम्पैक्ट है। और डायरेक्टली इम्पैक्ट क्या है? वो डायरेक्टली इम्पैक्ट ये है कि हमारी डिपेंडेंस यूएसए के ऊपर भी है, चाइना के ऊपर भी है। एक तरफ बीआरआई है और एक तरफ आपको आईएमएफ नजर आ रहा है। तो दोनों में पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी को बैलेंस कैसे रखेगा। तो पाकिस्तान ने कोशिश की कि अपनी फॉरेन पॉलिसी को बैलेंस किया जाए। तो एक तो ग्लोबल कंडीशन पे देखा जाए तो सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान को ये नजर आ रहा है।
अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर कि इस कंडीशन में पाकिस्तान किस तरीके से मैनेज करेगा। दूसरे नंबर पे रीजनल लेवल पे कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, एंड दोज डेवलपमेंट्स इंक्लूड कि इसी चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के तहत दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। नंबर वन ये हुआ है कि रीजनल लेवल पे एक अफगानिस्तान का इशू है। अफगानिस्तान से अमेरिकन विथड्रॉल के बाद वहां पे एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है, और उसको पाकिस्तान कैसे लेके चलेगा, ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंज है या प्रॉब्लम है अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर, वेयर पाकिस्तान नीड्स क्लैरिटी। और दूसरा, इसी चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के पर्सपेक्टिव से ही यूएसए और जो इंडिया है इसके अलायंस में मजीद मजबूती आई है, वो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर देखा जाए, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल से डिस्कस किया है कि ये दोनों क्यों करीब आ रहे हैं चाइना को काउंटर करने के लिए, सीपेक और बीआरआई को काउंटर करने के लिए। तो इस सिचुएशन में भी पाकिस्तान ने इंडिया के साथ अपने रिलेशंस कैसे रखने हैं, ये पाकिस्तान का एक सेकंड सबसे बड़ा चैलेंज है फॉरेन पॉलिसी में जो आपको नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ फिर हम डोमेस्टिक लेवल के ऊपर आ जाते हैं। डोमेस्टिक लेवल के ऊपर पाकिस्तान 2 से 3 प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। उनमें से जो पहला प्रॉब्लम है दैट इज सिविल मिलिट्री रिलेशंस। कुछ पिछले अरसे ने विटनेस किया है कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस इतने पाकिस्तान में बेहतर नहीं रहे, जिससे फॉरेन पॉलिसी पे डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ा है। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल एक पोलराइजेशन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है। इसी पॉलिटिकल पोलराइजेशन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी कोई प्रॉपर डायरेक्शन हमें नहीं मिल रही। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं या 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को हिंडर कर रहे हैं इन इट्स स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी, इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन, या एक नए एवेन्यूज को तौर पे लेके जाने के लिए। तो करंटली पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ये ग्लोबल चैलेंजेस हैं, कुछ रीजनल चैलेंजेस हैं और कुछ डोमेस्टिक चैलेंजेस हैं जो उसकी फॉरेन पॉलिसी पे इम्पैक्ट कर रहे हैं। इन चीज़ों को डिस्कस करने के बाद अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो यूएसए और पाकिस्तान के रिलेशंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि करंटली वो क्या चल रहे हैं, कि पहले कि थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री को हम लेके चलेंगे, और फिर करंट स्टेट क्या है इन दोनों के रिलेशंस की, हम उसको देखेंगे, और फिर हम बेसिस देखेंगे कि रिलेशंस पिछले कुछ अरसे से क्यों ख़राब हुए, और फिर हम चैलेंजेस देखेंगे कि अगर इनको ठीक करना चाहें तो चैलेंजेस कौन से आएंगे, और फिर हम कुछ फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स और सजेशंस की तरफ जाएंगे कि कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ लाई करती हैं जिससे इन दोनों के रिलेशंस को बेहतर किया जा सकता है। सो आफ्टर डिस्कसिंग बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द फॉरेन पॉलिसी, हम यूएसए और पाकिस्तान के रिलेशंस के ऊपर चलते हैं। ओके, सो जब हम यूएसए पाकिस्तान रिलेशंस की बात करते हैं तो हमें पहले हिस्ट्री को ज़रा देखना चाहिए ब्रीफली। तारीखी तौर पे रिलेशंस यूएसए और पाकिस्तान के बड़े अप्स एंड डाउन्स की सूरत में रहे हैं। ये कहानी बेसिकली स्टार्ट होती है दोनों की हिस्ट्री की 1950s के अंदर, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ 1947 में। तो उसके बाद एट दैट टाइम ग्लोबल लेवल पे अगर देखें तो वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू बायपोलैरिटी, जिसमें कोल्ड वार चल रही थी यूएसएसआर और यूएसए के दरमियान। और अगर हम उसी सिचुएशन को रीजनल लेवल पे देखें तो देयर वाज अफगानिस्तान एंड इंडिया। अफगानिस्तान डिनाइड टू रिकग्नाइज पाकिस्तान एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट्स, तो ये इशू था। और साथ में इंडिया के साथ 1948 में कश्मीर के ऊपर वॉर हो गई, तो ये सिचुएशन थी। और फिर अगर डोमेस्टिक कंडीशंस को देखें तो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी उस दौर के अंदर, बिकॉज इलेक्शंस नहीं हो पा रहे थे। कायदे आज़म की जो है वो डेथ होगी उस टाइम के अंदर। फिर ट्रेजिक तरीके से हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर को जो है वो भी असैसिनेट किया गया। तो एक पॉलिटिकल टर्मोइल था इंटरनल, डोमेस्टिकली स्पीकिंग। हाउएवर एट दैट सिचुएशन पाकिस्तान को दोनों तरफ से ऑफर्स आई, यूएसएसआर से भी एंड यूएसए से भी। देन पाकिस्तान डिसाइडेड टू ज्वाइन अमेरिकन ब्लॉक, और उसके पीछे कुछ वैलिड रीजंस थी। फॉर एग्जांपल एट दैट टाइम पाकिस्तान नीडेड सिक्योरिटी एंड द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और वो दोनों चीज़ें हमें अमेरिका से अच्छे तरीके से पॉसिबल थी मिलना। उसका रीज़न ये था कि अमेरिका
उस टाइम पे वर्ल्ड वार टू में एक अमेरिका ही वो वाहिद स्टेट थी जो रिलेटिवली स्टेबल थी। बाकी जितनी भी स्टेट्स थी वर्ल्ड वार टू के बाद उनके हालात बहुत ही ख़राब हुए हुए थे। तो इस सिचुएशन में हमने अमेरिकन ब्लॉक को ज्वाइन कर लिया और अमेरिका ने हमारे साथ डिफरेंट वायदे भी किए। और जैसे कहा जाता है कि सीटो सेंटो और भी डिफेंस मुआहदे हुए हमारे साथ, तो हम अमेरिका के कैंप के अंदर चले गए। और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें नज़र आता है कि रिलेशन थोड़े से कोल्ड पड़ गए। उसका रीज़न ये था कि 1965 की वॉर में अमेरिका का हेल्प ना करना, और फिर 71 के अंदर जब पाकिस्तान की डिसइंटीग्रेशन हुई तो उसमें भी अमेरिका ने कोई रोल प्ले नहीं किया, तो रिलेशन थोड़े से कोल्ड बने। फिर 1972 टू 1979 तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो यहाँ पे आते हैं, जिसको अगर हम डोमेस्टिक बेसिस पे देखें, लीडरशिप के व्यू के हिसाब से देखें, तो उनके जो व्यूज़ थे, ही वाज अ लिटिल बिट सोशलिस्ट माइंड सेट रखने वाला बंदा, जो कि यूएसएसआर को रिलेटिवली इजी पड़ रहा था, और साथ में उसके कुछ अपनी एम्बिशंस थे लाइक न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर, जिसकी वजह से रिलेशन दोबारा हमारे उनके साथ ख़राब हो गया है। और फिर ये रिलेशन दोबारा ठीक बनते हैं जाके 1977 से लेकर 1988 तक। और उसके पीछे इंपॉर्टेंट रीज़न ये था कि फिर यहाँ पे मार्शल लॉ लग गया पाकिस्तान में और जनरल ज़ियाउल हक आ गए। जनरल ज़ियाउल हक ने रिलेशंस को दोबारा ट्रैक पे लाया और पाकिस्तान बिकेम एन एलाय ऑफ यूएसए इन अफगान वॉर। जब वहाँ पे यूएसएसआर ने 1979 में इन्वेड किया अफगानिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान अमेरिकन कैंप के अंदर गया और फिर पाकिस्तान सपोर्टेड अमेरिका इन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। फिर पाकिस्तान के अंदर 1988 से लेकर 1990s तक पाकिस्तान में खुद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है। यहाँ पे 4 हुकूमतें जो है वो डिज़ोल्व की जाती हैं, तो रिलेशन इतने बेहतर रहे नहीं, हम खुद आपस में प्रॉब्लम्स में घिरे हुए थे। बहरहाल अमेरिका के साथ रिलेशन हमारे फिर भी ठीक नहीं हुए, चूँकि 1992 में जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ और फिर अफगानिस्तान के अंदर सिविल वार हुई, उस सिविल वार के अंदर जो तालिबानों की हुकूमत बनी आके, तो पाकिस्तान ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, रिकग्नाइज़ किया, जिससे अमेरिका फिर नाराज़ हो गया और रिलेशन हमारे ठीक नहीं हुए। फिर वो रिलेशन दोबारा ठीक होते हैं आके जब 9/11 के अटैक्स होते हैं 2001 के अंदर। फिर दोबारा पाकिस्तान को एक नॉन नेटो एलाय के तौर पे अमेरिका जो है अपनी कैंप में लेता है, फिर रिलेशन ठीक बनते हैं। और उसके बाद जो है 2001 से लेकर 2018 तक ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो आपको रिलेशंस थोड़ी बहुत स्लाइट चेंजेस के साथ बेहतर ही नज़र आते हैं, कभी बैलेंस और कभी सिचुएशन में। और फिर ये रिलेशंस दोबारा जो हैं ख़राब होते हैं जाके हमारे 2021 के बाद, जब पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट डेवलपमेंट्स होती हैं डोमेस्टिक डेवलपमेंट्स के बाद और सिचुएशन में। और उसके कुछ एम्पिरिकल एविडेंस हमें इस सेंस में मिल सकते हैं कि रिलेशन कैसे ख़राब हुए। वो ये था कि जब बाइडन जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं, तो बाइडन ने पाकिस्तान को कॉल भी नहीं की। और सिमिलरली वहाँ पे क्लाइमेट चेंज के ऊपर अमेरिका की तरफ से कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जहाँ पे पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया। और फिर वहाँ पे एक डेमोक्रेसी की समिट हुई, जहाँ पे पाकिस्तान को इनवाइट किया गया, बट पाकिस्तान ने वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया। इसके अलावा जो है कुछ एलिजिडली कुछ अफगानिस्तान के अंदर एयर बेसिस के भी मसले मसाइल रहे, तो जिसकी वजह से रिलेशन हमें नज़र आए कि दोनों के यूएसए और पाकिस्तान के ख़राब हो गए। तो करंटली स्पीकिंग तो रिलेशन आपको इस सेंस में नज़र आ रहे हैं, और अभी थोड़ा उनको दोबारा बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है। सो द मेन क्वेश्चन अराइजेस हियर दैट व्हाई, क्यों, कॉजेज क्या थे इस रिलेशन को, इन दोनों के रिलेशंस में ये जो डिटोरिएशन आई, इसके पीछे कॉजेज क्या थे। तो अभी हम कॉजेज के ऊपर चलें तो हमें नज़र आएगा कि सबसे पहला जो कॉज है ग्लोबल लेवल पे अगर देखें तो वो आपको आता है यूएसए और जो चाइना के दरमियान एक कोल्ड वार राइवलरी वाली सिचुएशन है। वो एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है पाकिस्तान और यूएसए के रिलेशंस को डिटोरिएट करने के अंदर। व्हाई? बिकॉज एज आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस क्लास के दोनों की कोल्ड वार के अंदर या दोनों के कंपटीशन के अंदर पाकिस्तान में उस पर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। और कैसे पड़ रहे हैं? क्योंकि BRI जो है, मैंने कल बताया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसका जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है दैट इज CPEC, और CPEC है बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। So China wants to construct CPEC as soon as possible and America believes कि उसकी हेजमनी को या उसके वर्ल्ड पावर को
अगर कहीं से चैलेंज आ रहा है तो चाइना है, चाइना के BRI से, और BRI के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट CPEC से। तो अमेरिका इस मामले में थोड़ा सा अनविलिंग है कि पाकिस्तान CPEC को प्रॉपर लेके चले, या BRI की कामयाबी के अंदर पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन हो, या पाकिस्तान चाइना के साथ उस लेवल पे जाए, स्ट्रेटेजिक लेवल पे कोऑपरेशन करे जाके, जो आगे मसला क्रिएट करे जाके अमेरिका के लिए। तो पहला रीज़न तो ये है कि पाकिस्तान की बढ़ती हुई जो कुर्बत है वो चाइना के साथ। इसी के साथ साथ एक दूसरा रीज़न भी है, और दूसरा रीज़न रीजनल है। अगर देखें तो वो आपको नज़र आता है इंडिया और जो USA के आपस में अलायंस है। दिस स्ट्रेटेजिक रोमांस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द रीजन। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि दोनों के करीब आने के रीजंस क्या थे, हमने डिटेल्स से आपको बताया था। और अगर आप इसको स्किप कर गए हैं तो आप मेरी जो प्रीवियस वीडियो है उसके अंदर आप डिटेल से देख सकते हैं। तो USA और इंडिया बहुत ही करीब आ चुके हैं, उनके इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, स्ट्रेटेजिक, मेरीटाइम डोमेन के अंदर भी रिलेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रहे हैं, जो ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए भी प्रॉब्लम है और चाइना के लिए तो प्रॉब्लम है ही है। तो ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से दोनों पाकिस्तान और USA के रिलेशन ठीक नहीं हो रहे हैं। बिकॉज वी बिलीव कि अगर आप हमारे साथ रिलेशन ठीक रखना चाहते हैं तो इंडिया के साथ जितने भी इसके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं, वी बिलीव, पाकिस्तान का आर्ग्यूमेंट ये है कि वो हमारे अगेंस्ट यूज़ हो सकते हैं। तो दूसरा, इंडिया और USA के जो आपस में रिलेशन ठीक हो रहे हैं उसका रीज़न। एंड थर्ड प्रॉब्लम अराइजेज फ्रॉम अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान अगेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बिटवीन पाकिस्तान एंड द USA। ये जो अफगान क्विगमेयर है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। व्हाई? बिकॉज अमेरिका बिलीव्स कि अगर वो कंप्लीटली विदड्रॉ करके भी गया है तो उसके बाद भी उसकी इस रीजन के अंदर प्रेजेंस होना बहुत ही लाजमी है। और वो प्रेजेंस क्यों ज़रूरी है? बिकॉज अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे दोबारा दहशतगर्दी, यहाँ पे दोबारा टेररिज्म और एक्सट्रीमिज़म की कोशिशें हो सकती हैं, जिसको अमेरिका को मॉनिटर करने की ज़रूरत है। दूसरा अमेरिकन बिलीव ये है कि अमेरिका यहाँ पे बैठ के चाइना के ऊपर नज़र भी रख सकता है, सेंट्रल एशिया के ऊपर भी नज़र रख सकता है, ईरान के ऊपर भी नज़र रख सकता है। तो उसकी यहाँ पे प्रेजेंस होना लाजमी है, और वो प्रेजेंस पॉसिबल है सिर्फ पाकिस्तान के ज़रिए। बिकॉज चाइना विल नॉट अलो USA टू इंटरवीन इन अफगानिस्तान, ना कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स ये चाहेंगी, और ईरान तो ये चाहेगा ही नहीं। तो अमेरिका का बिलीव ये है कि पाकिस्तान कुछ स्पेस क्रिएट करे जिसकी वजह से हम अफगानिस्तान के ऊपर सुपरविजन कर सकें, वहाँ पे सर्विलेंस कर सकें, जिसके लिए पाकिस्तान एग्री नहीं था। तो एक ये भी रीज़न बना दोनों के रिलेशंस को जो डिटोरिएट करने के अंदर। इन द फोर्थ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था उस टाइम पे, जो अभी तो थोड़ा सा डाइल्यूट हो चुका है, वो थोड़े फॉरेन पॉलिसी जो ओरिएंटेशन थी या परसेप्शन थे वो उसका रीज़न था। बिकॉज पाकिस्तान का बिलीव ये था स्टार्टिंग में, जब फॉरेन पॉलिसी में हम शिफ्ट दे रहे थे, तो ये था कि पाकिस्तान बिलीव्ड इन जियो इकोनॉमिक पॉलिसीज़। पाकिस्तान वांटेड कि पाकिस्तान विल यूज़ इट्स जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन फॉर जियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ये पॉलिसी जो है ये अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सूट नहीं करती है, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान के साथ जियो स्ट्रेटेजिक लेवल पर रिलेशंस रखने की कोशिश कर रहा है, एंड पाकिस्तान की कोशिश थी कि जियो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को हम लेके चलें। तो यहाँ पे दोनों के फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स में थोड़ा सा क्लैश आया, जिसकी वजह से जो दोनों की फॉरेन पॉलिसी है वो को इतनी बेहतर नहीं रही। इसी के साथ साथ फिफ्थ प्रॉब्लम जो आता है दोनों के डिटोरिएशन के अंदर, दैट इज़ कश्मीर इशू। सो कश्मीर इशू भी इम्पॉर्टेंट है, एक बोन ऑफ कंटेंशन है बिटवीन द USA एंड पाकिस्तान। बिकॉज कश्मीर के पर्टिकुलरली जब 2019 के अंदर 5 अगस्त इंडिया ने इलीगली जो है आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म किया, तो पाकिस्तान ने इसके ऊपर एहतजाज किया। सिक्योरिटी कौंसिल के अंदर पाकिस्तान गया, वहाँ पे हमारी करारदाद को वीटो करने में जो रोल था वो अमेरिका ने प्ले किया, और अमेरिका इंडिया को डिप्लोमेटिक लेवल के हिसाब से हर जगह पे सपोर्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर अलायंस। और पाकिस्तान का ख्याल ये है कि कश्मीर के ऊपर
अमेरिका को एटलीस्ट एक न्यूट्रल पोजीशन रखनी चाहिए, जो कि वो नहीं रख रहा। वो पाकिस्तान का बिलीव ये है कि वो कश्मीर के ऊपर इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं वो ठीक नहीं रहे। और फिर 6 नंबर पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से रिलेशन ठीक नहीं रहे, एंड दैट इज अल्टीमेटली IMF। बिकॉज IMF पाकिस्तान की इकॉनमी को जो सपोर्ट दे रहा है, जो पाकिस्तान वहाँ से इंस्टॉलमेंट की सूरत के अंदर, वहाँ पे जो है लोन की सूरत के अंदर, और वहाँ पे कर्जा वापस करने की सूरत के अंदर, सो पाकिस्तान बिलीव्स के अमेरिका कैन यूज़ दिस प्लेटफॉर्म। तो पाकिस्तान ने IMF से कर्जा भी लेना है, IMF को कर्जा वापस भी करना है और उनकी कंडीशंस को भी मीट करना है। तो पाकिस्तान का बिलीव ये है कि अगर हम किसी और ब्लॉक के अंदर जाएंगे तो अमेरिका इसको यूज़ करके प्लेटफॉर्म को पाकिस्तान को जो है वो प्रेशराइज कर सकता है, और अमेरिका जो है उसके पास चांसेस भी हैं कि IMF को यूज़ करके पाकिस्तान को अपने जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके ऊपर लेके आए। तो IMF भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से इनके रिलेशंस जो है पाकिस्तान और अमेरिका के वो डिटोरिएट हुए हैं। यानी द फर्स्ट रीज़न इज द USA China, द सेकंड वन इज इंडिया USA, थर्ड अफगानिस्तान क्वागमायर, फोर्थ फॉरेन पॉलिसी, फिफ्थ कश्मीर इशू एंड सिक्स्थ वन इज IMF। ये थे वो रीजंस जिसकी वजह से रिलेशन इनके आपस में डिटोरिएट हुए हैं। और अगर हम इसकी बात करें चैलेंजेस की, कि दोनों के रिलेशन को अगर दोबारा ठीक करना चाहिए, ठीक किया जाए, तो इसके अंदर चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, तो देयर आर वेरियस चैलेंजेस जो कि फेस किए जा सकते हैं। उसमें सबसे पहला चैलेंज जो है वो अल्टीमेटली अफगानिस्तान का आएगा। वाई अफगानिस्तान इज दी बिगेस्ट चैलेंज? वो इस वजह से क्योंकि अमेरिका अगर वहाँ पे आना चाहे और आना चाहता है तो पाकिस्तान को उसके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान अमेरिका के साथ कोऑपरेट करता है अफगानिस्तान के मामले के ऊपर, तो पाकिस्तान को जो अफगान तालिबान गवर्नमेंट है उसके साथ उनको कन्विंस करना पड़ेगा, एंड सिमिलरली जो है चाइना को कन्विंस करना पड़ेगा, एंड सिमिलरली ईरान को कन्विंस करना पड़ेगा, एंड सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को कन्विंस करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है अगर अमेरिका के साथ रिलेशन को बेहतर किया जाता है। उसके अलावा सेकंड जो आपको चैलेंज नज़र आ रहा है, दैट चैलेंज इज रिलेटेड टू अल्टीमेटली चाइना। और चाइना के साथ क्यों है? बिकॉज इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को रिलेशन बैलेंस करने हैं बिटवीन चाइना एंड द USA। तो चाइना और USA के दरमियान रिलेशन को बैलेंस कैसे किया जा सकता है, ये अगेन प्रॉब्लम है। किसके लिए प्रॉब्लम है? पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा एक तरफ CPEC है और एक तरफ आप IMF की बात करते हैं। तो दोनों में रिलेशंस को कैसे बैलेंस किया जाएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ वो कि एक तरफ मैं कदा एक तरफ उसका घर, तो दोनों को आपने मैनेज कैसे करना है। तो ये सेकंड बड़ा चैलेंज है चाइना की सूरत में जो आपको नज़र आ रहा है। इसी तरीके से थर्ड देखा जाए तो हमें वो इंडिया की सूरत में नज़र आता है। इंडिया इज़ द थर्ड इम्पॉर्टेंट चैलेंज फॉर पाकिस्तान एंड अमेरिका, अगर फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए, क्योंकि पाकिस्तान का परसेप्शन ये है कि अमेरिका इंडिया को जितनी भी सपोर्ट कर रहा है वो अल्टीमेटली दैट वुड बी यूज्ड अगेंस्ट पाकिस्तान इन द फ्यूचर, दैट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट पाकिस्तान इन फ्यूचर। लाइक बीका के एग्रीमेंट हैं, लेमोआ के एग्रीमेंट हैं, कॉमकासा के एग्रीमेंट हैं, कश्मीर के ऊपर उसकी सपोर्ट है, एंड देन मिलिट्री कोऑपरेशन है सबसे बड़ा इंडियन ओशन के अंदर, पैसिफिक ओशन के अंदर, क्वाड की सूरत में, I2U2 की सूरत में, मालाबार जो एक्सरसाइज हो रही हैं दोनों की, उसकी सूरत के अंदर। तो ये भी एक सबसे बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस को दोबारा ट्रैक पे लाने के लिए। एंड द फोर्थ वन इंक्लूड्स जो चैलेंज है जिसकी वजह से रिलेशन ट्रैक पे आना बहुत मुश्किल होंगे, दैट इज़ इकॉनमी, पाकिस्तान इकॉनमी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो इस सूरत में क्योंकि जो पाकिस्तान की इकॉनमी है वो इस पोजीशन पे ही नहीं है कि वो इन नियर फ्यूचर कंप्लीट स्टेबिलिटी की तरफ चली जाए। तो पाकिस्तान को ज़रूरत रहेगी हमेशा IMF की, IMF से एड की ज़रूरत रहेगी पाकिस्तान को हमेशा। तो पाकिस्तान इसलिए अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट
रहेगा। अगर पाकिस्तान अमेरिका से साइड पे चला जाता है या उसको उसके टर्म्स एंड कंडीशन पे नहीं आता, तो दैट सेम IMF और जैसे फ्यूचर के अंदर फैटफ थी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इस जैसे प्लेटफॉर्म को यूज़ किया जा सकता है पाकिस्तान को उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे लाने के लिए। तो ये सबसे बड़े चैलेंजेस हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। और चैलेंजेस के बाद हम ज़रा इनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की बात कर लें कि प्रोस्पेक्ट्स क्या नज़र आ रहे हैं। प्रोस्पेक्ट्स का मतलब ये है कि फ्यूचर में इनके रिलेशन को कैसा देखा जा सकता है। अगर फ्यूचर में देखा जाए तो दोनों चीज़ें हमें नज़र आती हैं, ऑप्टिमिज्म भी है, पेसिमिज्म भी है। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान अगर जियो इकोनॉमिक की पॉलिसी के ऊपर स्टिक रहा तो जियो इकोनॉमिक की पॉलिसी अमेरिका कभी भी बाय नहीं करेगा। अमेरिका हमेशा चाहेगा पाकिस्तान के साथ जियो स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर रिलेशन रखे जाएं। तो इस मामले पे देखा जाए तो दोनों के रिलेशंस फ्यूचर में भी हमें थोड़े से डिटोरिएटेड नज़र आते हैं। इसी के साथ साथ दूसरा जो सबसे बड़ा प्रोस्पेक्ट्स है वो ये है कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ रिलेशन रखने को अफ़गानिस्तान के साथ नथी कर दिया, कि अफ़गानिस्तान के लेंसेज से पाकिस्तान को देखने की कोशिश की, तो फिर भी रिलेशंस के अंदर लगता है कि बड़ी मुश्किल आएगी दोनों के रिलेशंस को बेहतर करने के लिए। अगर उन्हें अफ़गानिस्तान को साइड पर करके पाकिस्तान से रिलेशन रखने की कोशिश की तो प्रोबेबिलिटी है कि रिलेशंस थोड़े बहुत ट्रैक पे आ जाएं। इसी के साथ साथ एक ऑप्टिमिस्ट पॉइंट ये है कि पाकिस्तान विल रिमेन रेलिवेंट टू अमेरिका ऑलवेज, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि वो पाकिस्तान को असाइड कर दे। इट्स इम्पॉसिबल। एंड वाई? बिकॉज जो पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और पर्टिकुलरली इस चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर के तहत और चेंजिंग रीजनल ऑर्डर के तहत अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की ज्योग्राफिक लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको अमेरिका कभी भी इग्नोर नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान रेलेवेंट रहेगा अमेरिका के लिए हमेशा से। तो अमेरिका विल कम टू टॉक विद पाकिस्तान। तो पाकिस्तान पर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। इसी के साथ साथ ही कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म भी हैं जिसको अगर यूज़ किया जाए तो रिलेशन को बेहतर बनाया जा सकता है, पर्टिकुलरली नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के पैरामीटर्स के अंदर, डोमेन्स के अंदर, जस्ट लाइक क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में पाकिस्तान और USA के दरमियान रिलेशंस कन्वर्ज हो सकते हैं दोनों के दरमियान, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इज़ अ ग्लोबल कॉमन, वो पूरी दुनिया को उसका मसला है और पाकिस्तान भी उसी का शिकार है, अमेरिका भी उसी का शिकार है। पाकिस्तान उसको मिटिगेट करने की कोशिशों में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा है। इस मामले के ऊपर डिस्कशन दोनों की पॉसिबल है। और इसी के साथ साथ अगर लास्टली स्पीकिंग के डिप्लोमेटिक मीटिंग्स हमें नज़र आएंगी कि फ्यूचर के अंदर वो इसी पेस के साथ चलती रहेंगी, वो रुकेंगी नहीं। वो चाहे ओपन डोर हों या वो बिहाइंड द कर्टेन्स हों, हिडन डिप्लोमेसी हो, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो हमें फ्यूचर में नज़र आ सकती हैं, जो चल सकती हैं। ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स जो हमने देखा, और इसी के साथ साथ ही हमें थोड़े से अगर इसकी सॉल्यूशंस की बात की जाए कि हाउ वी कैन सॉल्व, या हम रिकमेंडेशन की बात की जाए तो किस चीज़ की ज़रूरत है। सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है दैट इज़ कि पाकिस्तान को अमेरिका के साथ डिप्लोमेटिक जो मीटिंग्स हैं उसको कैरी रखना चाहिए, और अभी हुई भी हैं। जैसे रिसेंटली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे पाकिस्तान के, ही विजिटेड वाशिंगटन, और उसके अलावा भी जो हमारे पॉलिटिकल फिगर्स हैं या डिप्लोमेट्स हैं उनको कांस्टेंट मीटिंग रखने की ज़रूरत है। दूसरा ये हो सकता है कि पाकिस्तान को थोड़ा बहुत अपनी इकॉनमी पे फोकस करना होगा, इकोनॉमिक रिजिलियंस की तरफ आना होगा। थर्ड वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज के पाकिस्तान हैज़ टू रिजॉल्व इट्स लीडरशिप क्राइसिस। अंटिल पाकिस्तान अपनी पॉलिटिकल क्राइसिस को मैनेज नहीं करता तो मसला हो जाएगा। लाइक देयर मस्ट बी इलेक्शंस इन टाइम, और एक मैंडेट लेके हुकूमत आनी चाहिए। उस हुकूमत के पास वो मैंडेट होगा कि वो फॉरेन पॉलिसी के अंदर क्लैरिटी लेके आए, और फिर जो भी पॉलिसी बनती है एक सब स्टेक होल्डर्स को मिला के उसकी तरफ हमें जाना चाहिए। तो पॉलिटिकल क्राइसिस को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। और उसी के साथ साथ ही जो पाकिस्तान है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी भी लेके आए। जब तक क्लैरिटी नहीं होगी तो हमें पता नहीं चलेगा किस तरीके से चीज़ें जा सकती हैं। तो ये कुछ सजेशंस हैं जिसके बेस के ऊपर अगर देखा जाए तो रिलेशंस को बेहतर हम कर सकते हैं
यूएसए के साथ। सो दैट वाज ऑल अबाउट पाकिस्तान एंड यूएसए रिलेशंस, जिसमें हमने थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री, उसकी करंट स्टेट और दोनों के रिलेशंस क्यों डिटोरिएट हुए, उसके कॉजेज, और फिर उसके अंदर चैलेंजेस देखे कि क्या चैलेंजेस है रिलेशन को ठीक करने के लिए, फिर हमने प्रॉस्पेक्ट्स देखे उसके, और फिर हमने फाइनली कुछ रिकमेंडेशंस देने की कोशिश की कि दोनों के रिलेशन को बेहतर कैसे किया जा सकता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट पाकिस्तान एंड यूएसए रिलेशंस। अभी हम इसी जो फॉरेन पॉलिसी का पैरामीटर है इसको यूज करते हुए हम मिडल ईस्ट की तरफ थोड़ा सा जाएंगे, और मिडल ईस्ट के दरमियान हम देखेंगे जो दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और उन डेवलपमेंट्स का पाकिस्तान पे इम्प्लीकेशन क्या है। उनमें से एक डेवलपमेंट ये है कि जहाँ पे चाइना और सऊदी अरेबिया के साथ एक रीअप्रोचमेंट हुई है, एक रिलेशंस बेहतर हुए हैं, और दूसरा जो है देयर इज एंटेंटे कोर्डियल बिटवीन द रीअप्रोचमेंट बिटवीन ईरान एंड द सऊदी अरेबिया। तो उसके कॉजेज, उसके इम्प्लीकेशंस और पाकिस्तान के लिए उससे क्या चीज़ें हो सकती हैं, हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सऊदी अरेबिया एंड चाइना रिलेशंस, इन दोनों की फॉरेन पॉलिसी, और उसको हम पाकिस्तान और रीजन के लिए रिलेट करेंगे वो क्या हो सकता है। जब हम बात करते हैं सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के रिलेशंस की, तो सऊदी अरेबिया एंड चाइना के रिलेशंस की, तो अगेन रिमेंबर हम इसको चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के पर्सपेक्टिव के अलावा समझ ही नहीं सकते। दैट फ्रेमवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जो भी हो रहा है उसके पीछे चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर यानी यूएसए और चाइना का जो आपस में कंपटीशन है, जो रिलेशंस हैं, उसका बहुत ही ज़्यादा रोल है। तो इसी चीज़ को सामने रख के हम इनको देखने की कोशिश करेंगे। अगर हम इन दोनों के रिलेशंस की हिस्ट्री को देखें, सऊदी अरेबिया और चाइना की, तो जो रिलेशंस की हिस्ट्री हमें इतनी ऑप्टिमिस्टिक नज़र नहीं आती। तो ये सडन चेंज आपको नज़र आता है जो 22 से इमर्ज हुआ है, इससे पहले की हिस्ट्री को इतनी ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। उसका रीज़न ये है कि सऊदी वाज अ स्टेट हु इवन डिनाइड टू रिकग्नाइज चाइना इन द बिगनिंग, और उसके साथ साथ ही सऊदी अरेबिया चाइना के अंदर जो ताइवान का इशू है जिसको हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, तो ताइवान को भी चाइना का पार्ट नहीं समझता था सऊदी अरेबिया। इन दोनों के रिलेशंस जो हमें ठीक होते नज़र आते हैं वो तकरीबन 1990s के अंदर एक बेटर ट्रैक के ऊपर नज़र आते हैं। इससे पहले दोनों के रिलेशंस को इतने बेहतर रहे भी नहीं थे। फिर 1990s के बाद ये रिलेशन आहिस्ते आहिस्ते ठीक हुए, और ठीक होते होते जो इसकी पीक आती है रिलेशंस को ठीक होने की, वो हमें नज़र आती है कि जब सितंबर में, आई थिंक सितंबर अक्टूबर के अंदर 22 में जब जो है वो शी जिनपिंग दी चाइनीज़ प्रेसिडेंट विजिट करते हैं जो है सऊदी अरेबिया का, और वहाँ पे उसको रिसीव करते हैं मोहम्मद बिन सलमान विद फुल प्रोटोकॉल, and there was a visible optic from the Saudi Arabia that how Xi Jinping was important for them. वहाँ से इनकी दोनों के रिलेशंस की एक स्टार्टिंग होती है और दोनों की मीटिंग्स चलती हैं, और उन मीटिंग्स में एक सबसे बड़ा एग्रीमेंट होता है जिस एग्रीमेंट को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट का नाम दिया जाता है, और उसके अंदर जो है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात होती है, एग्रीमेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रीमेंट हैं उसके अंदर साइन किए जाते हैं। इससे भी इम्पोर्टेंट बात ये थी कि इस विजिट के अंदर सिर्फ सऊदी अरेबिया नहीं होता, बल्कि मिडल ईस्ट की जितनी भी अंडर सऊदियन कंट्रीज़ हैं वो भी आती हैं, और वो शी जिनपिंग से आके मिलती हैं आके। उनमें से ओमान आता है, उसमें से जनाब कतर आता है, उसमें से जनाब आपको इजिप्ट आता है, उसमें मोरक्को आता है, उसमें बहरीन आता है, उसमें यूएई आता है। तो जितनी भी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सऊदी अरेबियन स्टेट्स थी वो सारी चाइना के साथ मिलती हैं, और डिफरेंट तकरीबन कोई 100 की तादाद तक इनमें एग्रीमेंट साइन होते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो इनका था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। और इसमें पहली दफ़ा बात होती है कि हम रियाल और यॉन के अंदर बिजनेस करने की कोशिश करेंगे और डॉलर को थोड़ा सा हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी जो हमें 2023 के अंदर नज़र आई इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर।
और ये जिस पे अमेरिका की भी ज़ाहिर बात है आंखें धरी की धरी रह गई और दुनिया सोचने पे मजबूरी, पर्टिकुलरली वेस्टर्न कंट्रीज, बिकॉज जो सऊदी अरबिया की एक डिप्लोमेटिक हिस्ट्री रही थी दैट हैज़ बीन रिमेन्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द यूएसए। तो फिर ये अचानक क्या हुआ कि वो चाइना की तरफ मूव करने के लिए आ गया और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट और इसके वायदे किए जाके चाइना के साथ, तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी फॉरेन पॉलिसी फ्रंट के ऊपर। सो अभी यहाँ पे क्वेश्चन एक पैदा होता है और वो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इन दोनों के रिलेशंस क्यों ठीक हुए, यानी कि क्यों बेहतर हुए। इससे पहले भी काफ़ी टाइम आ रहा था, कोई इतनी बड़ी डेवलपमेंट नहीं हुई, बट वाई दिस सडन डेवलपमेंट टुक प्लेस, इसके पीछे मोटिवेटिंग फोर्सेस क्या थी और सारी चीज़ें, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसी को ही समझते हैं कि ये कॉजेज़ क्या हैं इन दोनों के रिलेशंस में, इन दोनों के करीब आने में, और फिर हम देखेंगे कि चैलेंजेस क्या हैं, क्या ये इतना ही जल्दी से आपस में रिलेशंस को बेहतर बना पाएंगे, और चैलेंजेस के बाद हम देखेंगे इसके जो है ग्लोबल इम्प्लीकेशंस, रीजनल इम्प्लीकेशंस, डोमेस्टिक इम्प्लीकेशंस, और फिर पाकिस्तान के लिए इम्प्लीकेशन क्या हो सकती है उन दोनों की मुलाकातों के, हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। सो हम सबसे पहले इसके कॉजेस के ऊपर आते हैं कि कॉज क्या है दोनों के करीब आने का। तो अगेन मैंने पहले जैसे बताया कि आप कॉज को कभी भी चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर से हटा नहीं सकते, बिकॉज चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने बताया। और क्यों चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर पहला कॉज था दोनों के करीब आने का, वो ये था कि मैंने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर बताया आपको, वीडियो के अंदर, कि चाइना को काउंटर करने के लिए जो अमेरिका है वो मिडिल ईस्ट से निकल के उसने ज़्यादा फोकस किया है अपनी पिवट टू एशिया पॉलिसी के ऊपर, जिसको हम नाम देते हैं ऑफशोर बैलेंसिंग का नाम भी देते हैं वहाँ पे। और तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि मिडल ईस्ट का जो इन्फ्लुएंस था अमेरिका का, वो थोड़ा रिलेटिवली कम होना शुरू हो गया। और फिर इसी साथ साथ हमने देखा कि चाइना ने जो है वो यूएसए के अगेंस्ट जो अपनी पॉलिसी दी, जिसको हम कहते हैं गो वेस्ट पॉलिसी, जिसके अंदर बीआरआई को उसने स्टार्ट किया बेल्ट एंड रोड के ज़रिए, और उसने अपना फोकस किया वेस्ट की तरफ, क्योंकि वो पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के अंदर तो काफ़ी हद तक कंटेन हो चुका था, तो इसने गो वेस्ट की तरफ जाना शुरू किया। और वेस्ट में मिडल ईस्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चाइना। एंड वाई मिडल ईस्ट फॉर इंपॉर्टेंट फॉर चाइना, बिकॉज मिडल ईस्ट में एक वैक्यूम क्रिएट हुआ था यूएसए के निकल जाने के बाद। तो चाइना ने यही समझा कि इस वैक्यूम को क्लियर किया जाए, फिल किया जाए, और वो फिल हो सकता था बाय इस्टेब्लिशिंग गुड रिलेशंस विद जो है आपको सऊदी अरेबिया। तो चाइना ने इस तरीके से अप्रोच करने की कोशिश की सऊदी अरेबिया को, एंड ही गॉट सक्सीडेड। वाई? बिकॉज सऊदी अरेबिया को भी ज़रूरत थी कि चाइना इस ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर एक इमर्जिंग इकोनॉमी की सूरत में आ रहा है। तो सऊदी ने भी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के ऊपर ये तय किया कि चाइना के साथ रिलेशन अच्छे रखे जाएं, क्योंकि यहाँ पे सीबेक भी है, यहाँ पे बीआरआई भी है, ये मज़ीद एक्सटेंड भी हो सकता है। तो दोनों ने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बेस के ऊपर रिलेशन को बेहतर बनाने की कोशिश की है। तो ये पहला चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर वाज द इम्पॉर्टेंट रीज़न दोनों के रिलेशंस को जो है वो ठीक करने के लिए। दूसरी बात अगर की जाए कि क्यों रिलेशन ठीक हुए, सेकेंड रीज़न इम्पॉर्टेंट, आई थिंक दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन विदाउट द ऑयल, द मिडल ईस्टर्न ऑयल। और मिडल ईस्टर्न ऑयल की बात की जाए तो उस पर डोमिनेंसी हमें जो नज़र आती है वो अल्टीमेटली सऊदी अरेबिया की आती है, बिकॉज जो ओपेक स्टेट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, उसमें सऊदी अरेबिया डोमिनेट करता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑयल अफेयर्स इन दी वर्ल्ड। जो ओपेक स्टेट्स हैं उसमें चाइना, जो अमेरिका है वो डोमिनेट करता है। तो अमेरिका जो चाइना है वो ऑयल के मामले में देखा जाए तो तकरीबन वो अपनी 75 to 80% जो ऑयल की नीड्स हैं वो मिडल ईस्ट से वो लेके आता है। और जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया कि वो वहाँ से ऑयल शिपमेंट्स के ज़रिए अपना ऑयल लेता है, नीड्स पूरी करता है, पूरे इंडियन ओशन से गुजर के मलाक्का स्ट्रेट से, फिर साउथ चाइना सी, और फिर जो है वो अपने पोर्ट्स तक लेके जाता है। तो
उसकी ऑयल की डिपेंडेंसी सारी मिडिल ईस्ट के ऊपर है और पर्टिकुलरली सऊदी अरबिया के ऊपर है, जो ओपेक को डील वही करता है। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हुई जहाँ पे रिलेशंस थोड़े से डिटोरिएट हुए बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड अमेरिका, जिसका फ़ायदा चाइना ने उठाया आके। और ये स्टोरी स्टार्ट होती है बेसिकली जो है फरवरी 2022 के अंदर, जब यूक्रेन के ऊपर रशिया हमला करता है और उसके बाद रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई जाती हैं अमेरिका की तरफ से। और उस सैंक्शंस के बाद रशिया बिल्कुल लिमिटेड हो गया। तो रशिया के पास एक ही सोर्स था अपनी इकोनॉमी को जो है वो स्टेबल रखने के लिए, दैट वाज रशियन ऑयल। और उस रशियन ऑयल के लिए जो है रशियन ऑयल देना शुरू करता है, डिफरेंट स्टेट्स उससे रशिया से ऑयल लेना शुरू करती हैं। इस सिचुएशन के अंदर अमेरिका को फिर ये मसला हुआ इन यूरोपियन स्टेट्स को कि भाई रशिया तो उसी तरीके से जा रहा है, अपनी ऑयल को जो है दे रहा है, तो सैंक्शन का असर तो नहीं पड़ा। तो इस वजह से जो अमेरिका है वो प्रेशराइज करने की कोशिश करता है ओपेक स्टेट्स को कि ओपेक स्टेट्स जो हैं वो भी तेल की कीमतों को कम कर दें, ताकि जो रशियन ऑयल स्टेट्स ले रही हैं दुनिया के अंदर वो ओपेक वाला तेल जो है वो लेना शुरू कर दें, जो कि उन्होंने महंगा किया हुआ था। तो अमेरिका इनको प्रेशराइज करने की कोशिश करता है और इनकी मीटिंग होती है ओपेक की, बट ओपेक डिसाइड करती है उसकी कंट्रोलरी, और वो अपनी जो ऑयल की प्रोडक्शन है उसको मज़ीद बढ़ा देती है। और ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ने से कीमतें कम हो जाती हैं, जो ऑयल की प्रोडक्शन है वो कम कर देती है। ऑयल की प्रोडक्शन कम करने से कीमतें मज़ीद बढ़ जाती हैं। तो फिर अल्टीमेटली फ़ायदा रशिया को जाता है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन पर्सपेक्टिव, क्योंकि उन्होंने कीमतें जानबूझ के ऑयल की प्रोडक्शन है वो कम की, ताकि सप्लाई, जो डिमांड कम होगी तो सप्लाई जो है वो ज़्यादा होगी। तो इस पर्सपेक्टिव के ऊपर देखा जाए तो दोनों के रिलेशंस जो हैं इस पर अमेरिका नाराज़ हो गया और उन्होंने कहा कि आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। और सऊदी ने इसके ऊपर रिएक्ट किया कि ये हमारी मर्ज़ी, हम इस तरीके से लेके चल सकते हैं, हमारे टेक्निकल इशूज़ हैं जिसकी वजह से हमने आगे बढ़े हैं। तो यहाँ पे रिलेशंस दोनों के दोबारा ख़राब हो गए। तो दूसरा रीज़न जो आपको नज़र आ रहा है दोनों के रिलेशन ख़राब होने का, वो ऑयल है, यानी कि चाइना की ऑयल के ऊपर डिपेंडेंस और जो ऑयल की पॉलिटिक्स थी इन मिडल ईस्ट, जिसमें अमेरिका और सऊदी की आपस में नाराज़गी हुई, उसका फ़ायदा आके उठाया चाइना ने। ओके, सो यूएसए, चाइना और सऊदी रिलेशंस में द फर्स्ट रीज़न वाज चेंजिंग बॉर्डर हमने देखा, और फिर इकोनॉमिक रीज़न देखा, ऑयल का जो पॉलिटिक्स थी उसको देखा। थर्ड रीज़न जो हमें बड़ा इंपॉर्टेंट नज़र आता है दोनों के करीब आने के लिए, एक मोटिवेटिंग फोर्स था, दैट इज जियो स्ट्रेटेजिक फैक्टर। एंड व्हाई जियो स्ट्रेटेजिक फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो इसलिए क्योंकि सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं, या इसको सिक्योरिटी का भी आप नाम दे सकते हो, कि सिक्योरिटी भी एक इंपॉर्टेंट मोटिवेटिंग फोर्स था दोनों के रिलेशंस को ठीक करने के लिए। व्हाई? बिकॉज चाइना गो वेस्ट पॉलिसी के पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो उसको जो है वो रिलेशंस को बेहतर बनाने के लिए या अपनी पॉलिसी को ज़्यादा मटेरियलाइज करने के लिए, जो मिडल ईस्ट है उसके अंदर जो पीस है या स्टेबिलिटी है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सेम जो इशू नज़र आ रहा है आपको, वो सऊदीया के लिए भी नज़र आ रहा है कि सऊदी, वो मैं आगे बताता हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो उसका विजन 2030 है। तो एक स्टेबिलिटी चाइना के लिए भी ज़रूरी है मिडल ईस्ट के अंदर, और वही स्टेबिलिटी जो है वो सऊदीया के लिए भी ज़रूरी है रीजन के अंदर। तो दिस इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट रीज़न जिसकी वजह से दोनों करीब आ रहे हैं, बिकॉज चाइना ने अपनी गो वेस्ट पॉलिसी को चाइना से ही, सऊदीया मिडल ईस्ट से ही आगे लेके चलना है। तो उसको वहाँ पे एक स्टेबिलिटी चाहिए, और जो मैं अगली क्लास में बताऊंगा आप लोगों को, जब यही रीज़न है कि सऊदी और ईरान में रीअप्रोचमेंट करवाई है चाइना ने। उसके पीछे इंपॉर्टेंट रीज़न भी यही है कि रीजन के अंदर कनेक्टिविटी हो, स्टेबिलिटी हो, ताकि जो उसका BRI का प्रोजेक्ट है या जो CPEC का प्रोजेक्ट है उसको बेहतर तरीके से आगे लेके दिया जाए। और वो चीज़ चाइना क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से ये जो दोनों स्टेट्स हैं वो एक दूसरे के करीब आए हैं। इसी तरीके से जो चौथा रीज़न आपको नज़र आता है जिसकी वजह से सऊदी और जो चाइना के रिलेशंस है वो बेहतर बने हैं, वो आपको डोमेस्टिक नज़र आता है। और डोमेस्टिक रीजन के अंदर आपको नज़र आता है द रोल ऑफ लीडरशिप
and the regimes in both countries अथॉरिटेरियन है। चाइना में अमेरिका जो सऊदी है वो तो एक किस्म की एब्सोल्यूट मोनार्की की तरफ है, यानी कि उसके पास भी अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज हैं और चाइना भी अथॉरिटेरियन है। तो दोनों की फॉरेन पॉलिसी के जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो आपको मोरल सेम नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ जो द विजन ऑफ द लीडर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिन्होंने दोनों को करीब लाया है। जैसे कि शी का विजिट है, जो विजन है वो है BRI, और वो समझता है कि 2050 तक चाइना को दी वर्ल्ड्स लीडिंग इकोनॉमीज के अंदर लेके जाना है और चाइना को दुनिया के अंदर इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर बहुत ही डोमिनेट लेके चलना है। तो उसके लिए BRI और जो उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं, कॉरिडोर्स हैं, उनको मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। ऑन दी अदर हैंड हमें सऊदी में नजर आता है मोहम्मद बिन सलमान, वो भी एक नए विजन के साथ सऊदी को मॉडर्नाइजेशन की तरफ मूव करने के लिए जा रहा है, जैसा कि उसका विजन है विजन 2030। और विजन 2030 के अंदर MBS बिलीव्स के आने वाले कुछ सालों में 2030 तक जो सऊदी अरेबिया है उसके अंदर एक इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन लाई जाए, उसमें मॉडर्नाइजेशन हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, वहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर चीज़ें आगे जाएँ, टूरिज्म के अंदर जानी चाहिए चीज़ें, और ऑयल से अपनी डिपेंडेंसी को हटा के और मीन्स को हमने वहाँ पे लेके जाना है। हाउसिंग के ऊपर फोकस किया जा रहा है वहाँ पे, जो कि उसकी तरक्की की एक जमानत है रीजन के अंदर। तो दोनों के विजन्स भी सेम थे, दोनों का पॉलिटिकल सिस्टम भी सेम था, और दोनों जियो इकोनॉमिक की पॉलिसीज पे बिलीव करते हैं। तो ये एक डोमेस्टिक हिसाब से देखा जाए तो लीडरशिप का रोल और जो दोनों का पॉलिटिकल सिस्टम्स है उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया दोनों स्टेट्स के रिलेशंस को बेहतर बनाने के लिए। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम इन द कॉजेस कि जिसकी वजह से दोनों की रीअप्रोचमेंट हुई है। और अभी हम देखते हैं कि क्या इन दोनों के रिलेशंस बगैर किसी चैलेंजेस के ठीक हो सकते हैं। तो इनमें ऐसा बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है आपको। 3 किस्म के चैलेंजेस हैं दोनों के रिलेशंस को बेहतर बनाने के लिए। तो जो पहला चैलेंज है वो अल्टीमेटली दैट इज यूएसए सबसे पहला चैलेंज है। दूसरा जो चैलेंज आपको नजर आ रहा है वो ईरान नजर आ रहा है रीजन के अंदर। और जो तीसरा आपको इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है वो जो रिजीम है उसकी चीजें आपको नजर आ रही हैं। तो ये 3 चैलेंजेस कैसे हैं अगर इन दोनों की रिलेशंस को बेहतर बनाया जाए, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले चैलेंज है रिगार्डिंग दी यूएसए। वो इसलिए चूंकि मैंने आपको पहले ही लेक्चर के अंदर बताया कि सऊदी और चाइना के रिलेशन तो ठीक रहे ही नहीं है कभी तारीख में, 90s में जाकर मेरी अप्रोचमेंट हुई। इससे पहले अमेरिका हमेशा जो है यूएसए के साथ रहा है। तो अमेरिका की स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस, सिक्योरिटी डिपेंडेंस सारी यूएसए की तरफ रही है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा सऊदीया के लिए कि वो चाइना और यूएसए को बैलेंस कैसे करेगा, क्योंकि चाइना का सऊदी स्ट्रेटेजिक मार्केट में आना जो है वो अमेरिका के लिए बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है। तो क्या इसको आसानी से जो सऊदी है वो जो अमेरिका है वो फॉरगिव कर देगा? तो इसलिए इसको एक बैलेंस मेंटेन करने में सबसे बड़ा चैलेंज है जो कि सऊदी के अंदर आपको नजर आएगा यूएसए से रिलेटेड। दूसरा जो आपको नजर आता है वो ईरान से रिलेटेड नजर आ रहा है। वो ईरान से रिलेटेड इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि ईरान और जो सऊदी है उसकी एक हिस्टोरिक एनिमिटी रही है रीजन के अंदर। ये एनिमिटी क्यों थी, रीजंस क्या थे, ये मैं आगे हम डिस्कस करते हैं जब ईरान और सऊदी की रीअप्रोचमेंट को देखेंगे। तो यहाँ पे चाइना के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि इन दोनों के रिलेशंस को ठीक कैसे किया जाता है। और जो आगे डेवलपमेंट हुई है जो बताऊंगा तो उसको भी आप इस पर्सपेक्टिव से देखोगे कि चाइना ही क्यों कोशिश कर रहा है सारी सिचुएशन के अंदर। खैर, तो चाइना के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मिडिल ईस्ट रीजन के अंदर सऊदी और ईरान के रिलेशंस को बेहतर बनाया जाए। अगर वो बेहतर नहीं बना पाता तो अल्टीमेटली दैट वुड बी अ चैलेंज। अगर वो बेहतर हो जाते हैं तो उसके अंदर भी बहुत ही बड़े प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो दूसरा प्रॉब्लम ईरान आपको नजर आ रहा है, सऊदी और ईरान की आपस में रिलेशंस की बात नजर आ रही है। तीसरा जो है नजर आ रहा है दैट इज रिजीम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और रिजीम से ये मतलब है कि सऊदी अरेबिया का अथॉरिटेरियन और एक एब्सोल्यूट मोनार्की रहा है। इवन दैट भी इसको जो लेजिटिमेसी मिली है वो हमेशा यूएसए की तरफ से मिलती रही है।
यानी कि इस रिजीम के अंदर जितनी भी बातें हुई उसके बारे में यूएसए हमेशा खामोश रहा। और पर्टिकुलरली एक मसला आपको जमाल खशोगी वाला नज़र आता है, उस मामले में भी इतना ज़्यादा कोई सीरियस रिएक्शन नहीं आया था यूएसए की तरफ से। तो उसने हमेशा लेजिटिमेसी दी है सऊदीयन रिजीम को। हालांकि मैंने जैसे पहली क्लास में बताया कि जो अमेरिकन बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है वो तो लिबरल डेमोक्रेसी पे बिलीव करता है, बट अमेरिका चूँकि सिलेक्टिवली ये बातें करता है तो इस वजह से उन्होंने इसको लेजिटिमेसी दी है। तो अभी क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जब जो सऊदी अरबिया है वो चाइनीज़ ब्लॉक में जाने की कोशिश कर रहा है, रिलेशन चाइना के साथ ठीक कर रहा है, तो क्या अमेरिका उसको अब भी लेजिटिमेसी प्रोवाइड करेगा? अभी भी उसको ये प्रोटेक्शन हासिल होगी, या अमेरिका इस चीज़ को यूज़ करेगा अगेंस्ट सऊदी अरेबिया के जो रिजीम वायलेटिंग ह्यूमन राइट्स, देयर इज नो फ्रीडम ऑफ स्पीच, नो फंडामेंटल राइट्स। तो ये सऊदी के ख़िलाफ़ इसको इस्तेमाल किया जा सकता है उसके रिजीम को, और अमेरिका इंटेंसिफाई कर सकता है इन सारे इश्यूज़ को। तो ये एक तीसरा बड़ा रीज़न है कि अमेरिका अपने जो लेजिटिमेसी है, रिजीम लेजिटिमेसी है, उससे विदड्रॉ कर सकता है, जो आफ्टर ऑल जो है वो सऊदीया के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट आपको नज़र आते हैं चैलेंजेस इन दोनों के रिलेशंस को के अंदर। अभी हम चलते हैं चैलेंजेस के बाद हम इसकी इम्प्लीकेशंस की तरफ जाते हैं कि इसकी इस रीअप्रोचमेंट की या इस रिलेशंस की इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं। इम्प्लीकेशन को भी हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक हम देखेंगे ग्लोबल इम्प्लीकेशन क्या हो सकती हैं, और दूसरा हम रीजनल इम्प्लीकेशंस के ऊपर जाएंगे कि रीजनली इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं। सबसे पहले हम ज़रा ग्लोबल इम्प्लीकेशंस की बात कर लेते हैं, क्या हो सकती हैं। ग्लोबल इम्प्लीकेशन सबसे बड़ी तो ये है कि इससे जो मेजर पावर राइवलरी है वो मज़ीद इंटेंसीफाई होगी यूएसए और चाइना के दरमियान। एक तो सबसे बड़ी इम्प्लीकेशन उसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसी तरीके से जो यूएसए है उसके वर्ल्ड ऑर्डर को एक सबसे बड़ा धचका लगा है, एक सेटबैक आया है इसकी वजह से, चूँकि जो सऊदी अरबिया था वो हमेशा से अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर के अंडर रहा है, बट वो अगर एक रिविजनिस्ट पावर की तरफ मूव कर रहा है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अमेरिकन कैंप से एक उसका वो कहते हैं देरीना साथी जो है वो एक और कैंप में जा रहा है। तो ये भी एक सबसे बड़ी इम्प्लीकेशन है फॉर अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर के साथ साथ। इसके साथ साथ इन दोनों की मेजर पावर्स की आपस में कंपटीशन से अल्टीमेटली इकोनॉमिक क्राइसिस भी जन्म दे सकता है, और वो इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है, या ओवरऑल जो दुनिया की इकॉनमी है कोविड के बाद जो संभली नहीं है उसके ऊपर मज़ीद इम्पैक्ट डाल सकती है। इसी साथ साथ इस ग्लोबल कंडीशन में जब यूएसए और चाइना में एक राइवलरी क्रिएट होगी तो जो मिडल ईस्ट के अंदर अलायंसेस बने हुए हैं उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि वो कहाँ पे शिफ्ट होते हैं इस राइवलरी की वजह से। ये भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, और अल्टीमेटली फ्रॉम अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू जो लिबरल डेमोक्रेसी है उसके लिए सबसे बड़ा सेटबैक होगा। रीज़न ये है कि मिडल ईस्ट के अंदर अगर चाइनीज़ जो रिजीम है उसको लेजिटिमेसी मिल रही है या सऊदियन रिजीम को लेजिटिमेसी मिल रही है, तो जो लिबरल डेमोक्रेसी के प्रॉस्पेक्ट्स हैं ग्लोबल और रीजनल वो आपको बहुत ही कम नज़र आएंगे। तो यहाँ पे अथॉरिटेरियन रिजीम्स जो हैं वो मज़ीद जो है वो रूट्स पकड़ेंगी और वो मज़ीद ही स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। ग्लोबली ये इम्प्लीकेशन आपको यहाँ पे नज़र आ सकते हैं। इसी के साथ साथ ही कुछ रीजनल इम्प्लीकेशंस हैं, और रीजनल इम्प्लीकेशंस की बात की जाए तो वो भी बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं नज़र। इसके अंदर सबसे बड़ा ये है कि अगर ये रिलेशन कामयाब हो जाते हैं तो मिडल ईस्टर्न रीजन जो कि दुनिया की एनर्जी नीड्स को पूरी करता है वो BRI के आने के बाद उसकी सिग्निफिकेंस मज़ीद बढ़ सकती है। जब चाइना के साथ रिलेशन ठीक होते हैं तो BRI आता है, CPEC आता है, तो उसकी सिग्निफिकेंस मज़ीद बढ़ सकती है। इसके साथ साथ ही जो चाइना अगर वहाँ पे आता है तो हमें लिबरल डेमोक्रेसी के रीजन में प्रॉस्पेक्ट्स भी बहुत ही कम नज़र आएंगे, क्योंकि अगर चाइना को स्टेट्स एक्सेप्ट कर रही हैं तो मतलब कि लिबरल डेमोक्रेसी दूर दूर तक यहाँ पे नज़र नहीं आएगी। अथॉरिटेरियन रिजीम्स को मज़ीद लेजिटिमेसी मिलेगी यहाँ पे पॉलिटिकली स्पीकिंग। इसी के साथ साथ ही मोस्ट प्रोबेबली रीजन के अंदर हमें प्रॉक्सी वॉर्स बढ़ती नज़र आएँ। और प्रॉक्सी वॉर्स क्यों बढ़ती नज़र आएँ उसका रीज़न ये है कि मेजर पावर्स की कंपटीशन की वजह से अमेरिका विल ट्राई इट्स बेस्ट के चाइना को रोका जाए और वाइस वर्सा चाइना की तरफ से किया जाएगा।
तो ऐसी हालात भी क्रिएट हो सकती हैं कि इस रीजन में इंस्टेबिलिटी को बढ़ाया जाए ताकि चाइना वहाँ पे आ ना सके, BRI का प्रोजेक्ट वहाँ पे कामयाब ना आ सके। और इसको आप जो रिसेंट गाज़ा के अंदर सिचुएशन क्रिएट हो रही है, जैसे इसराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और वो कैसे एस्केलेट हो रहा है रीजन के अंदर, आज भी यमन के ऊपर अटैक्स किए गए हैं, रेड सी की हालात बहुत ही इनस्टेबल बने हुए हैं, जो है लिबनान के अंदर अटैक्स हो रहे हैं, वहाँ पे सीरिया के अंदर दोबारा चीज़ें डेवलप हो रही हैं। तो आपको ये रीजन के अंदर एक इंस्टेबिलिटी का एलिमेंट भी नज़र आएगा अगर ये दोनों स्टेट्स आपस में करीब आती हैं तो। और इसी के साथ साथ ही एक बड़ा अच्छा इम्प्लीकेशन भी पड़ सकता है रीजनल स्टेट्स की तरफ से, चूँकि BRI के आने से, CPEC के आने से जो वहाँ की रीजनल स्टेट्स हैं उनकी कनेक्टिविटी, उनकी इंटरकनेक्टेडनेस में फ़ायदा होगा और वो इकोनॉमिकली उनको बड़ा बेनिफिट हासिल हो सकता है। तो ये रीजन में उसकी इम्प्लीकेशंस थी। अभी हम जो है इसके प्रोस्पेक्ट्स देखते हैं कि पाकिस्तान के लिए क्या हो सकते हैं। तो पाकिस्तान के लिए इसके प्रोस्पेक्ट्स हमें बहुत ही अच्छे नज़र आते हैं। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है फॉर पाकिस्तान। वाई? बिकॉज पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान के रिलेशन दोनों के साथ ठीक हैं, तो पाकिस्तान में जो CPEC की सिग्निफिकेंस है वो मज़ीद बढ़ जाएगी। अगर उसके अंदर सऊदी आ जाता है और सऊदी के जितने भी एलाइज हैं वो आ जाते हैं CPEC के अंदर, तो CPEC मज़ीद एलिवेट होगा और उसकी सिग्निफिकेंस हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इसी के साथ साथ जो है पाकिस्तान को ये हेल्प आउट करेगा ईरान और सऊदी में रिलेशंस को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि पहले हम पाकिस्तान को ये प्रॉब्लम्स रहा है हमेशा कि सऊदी के साथ रिलेशन ठीक करने हैं तो ईरान के साथ नहीं होते, ईरान के साथ ठीक नहीं होते तो सऊदी के साथ नहीं होते, तो सऊदी ईरान रिलेशंस में बैलेंस करने में पाकिस्तान को हेल्प आउट होगी। और थर्ड इन दी लास्ट वन वो ये है कि पाकिस्तान के लिए मिडल ईस्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ सकती हैं बिकॉज ऑफ चाइना। अगर वो दोनों ठीक होते हैं तो पाकिस्तान के सऊदी के साथ भी रिलेशन ठीक हैं, चाइना के साथ भी रिलेशन ठीक हैं, CPEC का भी एलिमेंट शामिल है, तो पाकिस्तान के लिए हमें बड़े अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स नज़र आ रहे हैं इन फ्यूचर इन दोनों की जो रीअप्रोचमेंट है इसके पर्सपेक्टिव के तहत। सो दैट वाज ऑल अबाउट चाइना एंड सऊदी रीअप्रोचमेंट। उसकी हमने करंट स्टेट देखी, उसकी हमने जो है कॉजेज़ देखे करीब क्यों आए, और फिर हमने उसकी चैलेंजेस देखे कि क्या चैलेंजेस हैं, और फिर हमने उसके इम्प्लीकेशन देखे ग्लोबल और रीजनल, और फिर हमने उसके पाकिस्तान के लिए प्रॉस्पेक्ट्स देखे। और फिर हम जाएंगे अभी कि US जो सऊदी अरेबिया और ईरान की रीअप्रोचमेंट की तरफ। तो इसी फॉरेन पॉलिसी के एपिसोड के अंदर जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट नज़र आती है हमें वो सऊदी अरेबिया और ईरान रीअप्रोचमेंट नज़र आती है, जिसको आप ऑन्टांट कोर्डियल भी कह सकते हैं, विच मीन्स रीअप्रोचमेंट, अ न्यू अप्रोच। इसकी सिग्निफिकेंस इतनी है कि वी कैन से कि 21st सेंचुरी के अंदर जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, तो शायद वो सऊदी अरब और ईरान की रीअप्रोचमेंट आपको नज़र आएगी। अभी हम उसी को ही डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। हम पहले डिस्कस ये करेंगे कि वाई दिस डेवलपमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, इनकी रीअप्रोचमेंट इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम कॉजेज़ की बात करेंगे कि क्यों दुश्मनी रही, ब्रीफली डिस्कस करेंगे, और फिर एक ब्रीफ टाइमलाइन देखेंगे कि क्या टाइमलाइन रही है रिलेशंस ख़राब होने के अंदर, और फिर हम देखेंगे कि दोनों अगर करीब आए हैं, ये रीअप्रोचमेंट हुए, तो उसके कॉजेज़ क्या हैं, और फिर हम उसके चैलेंजेस देखेंगे क्या हैं दोनों के रिलेशंस को ठीक होने में, फिर उसकी इम्प्लीकेशंस देखेंगे, और फिर उसके पाकिस्तान के ऊपर इम्प्लीकेशंस क्या हैं, हम उसकी तरफ जाएंगे। सो सऊदी एंड ईरान रीअप्रोचमेंट की हमारी बात हो रही है। तो सबसे पहले हम ज़रा कॉजेज़ देखते हैं कि दोनों के रिलेशंस ख़राब क्यों रहे। आप में जितने भी लोग अवेयर हैं उनको सबको पता है कि ये पिछले 1 साल से पहले दोनों के रिलेशंस तो बहुत ही जो है वो ख़राब रहे हमेशा से, तारीखी हिसाब से ये तो एक सदियों की दुश्मनी है जो आपको नज़र आती है। तो 3 इंपॉर्टेंट रीजंस रहे हैं जिसकी वजह से इन दोनों के रिलेशंस पहले ख़राब रहे। उनमें से एक जो रीज़न है वो तो आपको सेक्टेरियनिज्म का नज़र आता है। सेक्टेरियनिज्म के अंदर ये कि दोनों स्टेट्स में जो है सऊदी इज़ डोमिनेटेड बाय द सुन्नी, और जो ईरान है वो शिया
से जो है वो डोमिनेट करता है। तो एक शिया और सुन्नी का तज़ाद तारीखी तौर पे आपको नज़र आता है, जिसकी वजह से दोनों के रिलेशंस आपस में ठीक नहीं रहे। दूसरा रीज़न जो आपको नज़र आता है दोनों में ख़राब होने का, वो नज़र आता है आपको रीजनल हेजमनी का। रीजनल हेजमनी रेफर्स टू अमेरिका, जो सऊदी है उसकी कोशिश ये है कि मिडल ईस्ट को वो डोमिनेट करे, वो एक नेचुरल पावर है रीजन को डोमिनेट करने के लिए। ऑन द अदर हैंड ईरान की कोशिश ये होती है कि वो डोमिनेट करे, जो कि रीजन में उसकी डोमिनेंसी हो या उसकी हेजमनी रहे। तो दूसरा रीज़न एक रीजनल हेजमनी का आता है, जिसकी वजह से दोनों रिलेशन ख़राब रहे। और तीसरा अगर देखें ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो वो आपको नज़र आता है कि जो अपोजिंग पावर अलायंसेस हैं, तारीख में हमेशा ये रहा है कि जो दोनों स्टेट्स हैं उन्होंने हमेशा अपोजिंग पावर्स को लिया है अपने साथ। यानी कि माजी में देखें तो आपको नज़र आएगा कि ईरान हमेशा पहले यूएसएसआर और फिर रशिया के कैंप में रहा, और जो सऊदी अरबिया है वो जो अमेरिकन कैंप है उसके अंदर रहा। तो उन ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से रिलेशंस ख़राब रहे, रीजनल फैक्टर्स की वजह से ख़राब रहे हेजमनी के लिए, और एक हिस्टोरिकल कॉज है या पॉलिटिकल कॉज देखें तो वो आपको सेक्टेरियनिज्म के अंदर जो है रिलेशन दोनों के ख़राब रहे। ये तो एक माजी की बात थी, ख़राब हो गई सारी चीज़ें। अभी हम ज़रा देखते हैं कि इन दोनों के रिलेशन ठीक कैसे हुए, उसके पीछे रीजंस क्या थे और उसकी डेवलपमेंट्स क्या हुई, अगर ब्रीफली देखा जाए तो ये हमें नज़र आती हैं चीज़ें इस सेंस में कि बेसिकली 2011 से रिलेशंस इनके बड़े ख़राब नज़र आते हैं। 2011 में अरब स्प्रिंग आती है, और अरब स्प्रिंग के अंदर डिफरेंट जो रिजीम्स थे वो रिजीम्स में चेंजिंग्स आई, लोग उठे, एक अपराइजिंग्स हुई। उस अपराइजिंग्स के अंदर दोनों स्टेट्स एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाती रहीं कि अमेरिका जो है सऊदी सपोर्ट कर रहा है ईरान के अंदर एहतजाजों को, और ईरान सपोर्ट कर रहा है सऊदी के अंदर होने वाले एहतजाजों को। तो इस वजह से भी दोनों में जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो आपको नजर आते हैं। इसी के बाद 2011 में सीरियन सिविल वार हो गई। सीरियन सिविल वार के अंदर जो बशार अल असद का रिजीम था उसको ईरान ने सपोर्ट की, बीइंग अ शिया, और जो वहाँ के जो रिबेलियंस कहा गया, जो एंटी बशार अल असद ग्रुप था, सुन्नीस थे, उनको जो है फिर सऊदी ने आके सपोर्ट की। इसी के साथ साथ ही यमन के अंदर वॉर हुई, हौसी जो रेबल्स थे उनको फिर ईरान ने सपोर्ट किया, और जो वहाँ पे जो दूसरा ग्रुप था उसको जो है वो सपोर्ट किया कि सऊदी ने सपोर्ट किया कि यहाँ से मज़ीद रिलेशन दोनों ख़राब होते हैं। और फिर कुछ इवेंट्स हुए मक्का के अंदर जिसके ऊपर कुछ ईरानी जो हैं वो मारे गए, तो ईरान ने उसका इल्ज़ाम जो है लगाया सऊदी हुकूमत के ऊपर, और सऊदी ने उसको डिनाई किया, जिससे भी रिलेशन मज़ीद इंटेंसिफाई होते गए। और फिर जो है ख़ासकर सऊदी अरबिया 2016 में रिलेशंस को तकरीबन ख़त्म कर देता है, चूँकि 2016 के अंदर नैमरल नंबर एक सऊदी रिजीम क्रिटिकल था सऊदी रिजीम का, उसको वहाँ पे एग्जीक्यूट किया जाता है, और जो ईरान है वो उसके ऊपर एहतजाज करता है, और दोनों में ईरान के अंदर बड़े ज़्यादा सीवियर एहतजाज होते हैं, जहाँ पे सऊदी की जो एम्बेसी है उसको जो है जलाया जाता है। तो जहाँ से दोनों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस 2016 के अंदर कम्प्लीटली कट ऑफ हो जाते हैं, दोनों एम्बेसीज को बंद कर देती हैं उस सारी सिचुएशन के अंदर। और फिर आगे सिचुएशन चलती है कि 2017 के अंदर कुछ मिसाइल इंटरसेप्ट किए जाते हैं जो रियाद की तरफ मारे गए थे, यमन से आए थे। सऊदी ने ये कहा कि ये जो मिसाइल्स हैं ये हौसी बागियों ने मारे हैं विद द सपोर्ट ऑफ ईरान, जिसमें रिलेशंस और ख़राब होते हैं। और इसी के साथ साथ ही 2020 के अंदर जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी कोर था उसका जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट जनरल था कासिम सुलेमानी, उसको जो है वो मारा जाता है, जिसके ऊपर सऊदी अरब के अंदर एक बड़े सेलिब्रेशन की गई उसकी। जो ईरान है उसने उसके ऊपर भी बहुत बुरा मनाया, इससे रिलेशंस और मज़ीद ख़राब होते हैं दोनों के। उसके बाद रिलेशंस इनकी टेम्परली कट ऑफ हो गए 22 के बाद। और फिर जैसे मैंने पहले बताया कि चाइना की इंटरेस्ट थे इस रीजन के अंदर, वो आना चाहता था, और चाइना दोनों में रिलेशंस को रीस्टोर कराने के लिए बड़ा फिक्रमंद होता है, और वो इंटर होता है, और वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने की कोशिश होती है कि दोनों के रिलेशन को किसी भी तरीके से ठीक किया जाए। डिफरेंट मीटिंग्स होती हैं, ये जो है सीक्रेट मीटिंग्स थी दोनों के अंदर, ख़ास करके जो है
इराक के अंदर पर्टिकुलरली इराक ने इसको बड़ा फैसिलिटेट किया उस दौर के अंदर, रिलेशन दोनों के ठीक होते हैं और चाइना भी इसके अंदर इन्वॉल्व रहता है। और फाइनली पता ये चलता है कि तकरीबन जो है 2023 के अंदर दोनों के रिलेशंस ठीक होते हैं और दोनों जो हैं स्टेट्स एग्री होके विद द हेल्प ऑफ चाइना एक एग्रीमेंट का अनाउंसमेंट होता है और उस एग्रीमेंट को कहा जाता है द ट्राइलेटरल सऊदी ईरान एंड चाइना एग्रीमेंट 2023। और ये एक बेस था जिसकी वजह से दोनों में रीअप्रोचमेंट हुई। तो हम पहले इसको ब्रीफली देख लेते हैं कि ये जो ट्राइलेटरल सऊदी ईरान एंड चाइना एग्रीमेंट है उसके सेलियंट फीचर्स क्या है, ज़रा उसको हम ब्रीफली देख लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि कॉजेज़ क्या थे इसके करने के। जो ट्राइलेटरल सऊदी ईरान चाइना एग्रीमेंट 2023 अगर देखें तो इसके कोई इतना कोई ज़्यादा लेंथी नहीं है। जो एग्रीमेंट है इसके इम्पोर्टेंट कोई 6 से पॉइंट है, 5 से 6 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले इस एग्रीमेंट के अंदर बात ये की गई कि भाई दोनों कंट्रीज़ अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करेंगे विद डिप्लोमेसी, विद डायलॉग एंड विद बायलैटरल टाइज। पहला एग्रीमेंट, पहली जो शिक है इसके अंदर ये बात की गई। दूसरे नंबर पर ये कहा गया कि दोनों स्टेट्स अपने कॉन्फ्लिक्ट को या रिलेशंस को मेंटेन करेंगी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूएनओ एंड ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। और तीसरे नंबर पे ये बताया गया कि दोनों स्टेट्स अपनी एम्बेसीज को रीओपन करेंगी विद इन 2 मंथ्स, 2 महीनों के अंदर। और वो हमें नजर आता है कि वो दोनों ने एम्बेसीज को ओपन कर लिया। इसी तरीके से ये भी कहा गया कि दोनों स्टेट्स अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, एक दूसरे की सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेंगी। और लास्टली इस एग्रीमेंट में बताया गया कि जो दोनों स्टेट्स हैं वो अपनी इकॉनमी, पॉलिटिक्स, कल्चर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड पीपल टू पीपल कनेक्शन के लिए हेल्प आउट करेंगे, ऐसे स्टेप्स लेंगी कि इन बेसिस के ऊपर रिलेशन दोनों के ठीक किए जा सके। तो दैट वाज ऑल अबाउट ट्राइलेटरल सऊदी ईरान चाइना एग्रीमेंट 2023, जो साबित करता है कि दोनों के रिलेशंस, दोनों स्टेट्स के, वो बिल्कुल ही अपने उस रीजन पे आ गए। तो अभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए ये जाता है कि फिर कॉज क्या था, व्हाट वाज द कॉजेज जिसकी वजह से दोनों के रिलेशंस ठीक हुए। तो इसको अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें तो मैंने पहले बताया कि चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के बगैर आप इसको एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा है कि सऊदी और चाइना में जो रिलेशन ठीक हो रहे थे, तो वही रीजन था जिसकी वजह से ईरान और सऊदी में भी रिलेशन जो हैं वो ठीक हो गए। इसका कॉन्टेक्स्ट सारा आपको पता है, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया कि चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर चाइना गो वेस्ट पॉलिसी की तरफ मूव कर रहा है। उसकी पूरी कोशिश है कि मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ाया जाए, क्योंकि वो पैसिफिक और इंडियन ओशन के अंदर कंटेन हो चुका है। तो अभी वो BRI को इसी सेंस में आगे लाना चाहता है कि वो मिडिल ईस्ट हो, वो यूरोप हो और वो अफ्रीका हो, उस तरफ जाए। और उसकी इस पॉलिसी के अंदर मिडिल ईस्ट का बड़ा पिवटल रोल है। वाई? बिकॉज ऑफ मिडिल ईस्ट जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस और उसकी जो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है उसकी वजह से। और उसी को अचीव करने के लिए ईरान जो है चाइना के लिए ज़रूरी था कि वो रीजन के अंदर रिलेशंस को, दोनों के रिलेशंस को बेहतर बनाने, को स्टेबल बनाए। और स्टेबल बनाने के लिए सऊदी और ईरान को आपस में मिलाना, उनके दरमियान पीस क्रिएट करना, दैट वाज वेरी नेसेसरी, जिसकी वजह से चाइना ने यहाँ पे कोशिश की आने की और चाइना उसमें कामयाब भी गया काफ़ी हद तक। तो ये बिकॉज ऑफ चाइना दोनों के रिलेशंस ठीक होते हैं। और चाइना को ज़रूरत क्यों पड़ी BRI सीपे को एक्सपेंड करने के लिए, और BRI और सीपे को एक्सपेंड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि चाइना के एम्बिशंस हैं हेजमनी के, उसको अटेन करने के लिए अगेंस्ट द USA। तो पहला चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर है। दूसरा रीज़न आपको जो नज़र आएगा वो नज़र आएगा कि जो जियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है और जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है किसकी? मिडिल ईस्ट की। इसकी वजह से भी ये रिलेशंस जो हैं वो ठीक हुए हैं। वो किस तरीके से? वो इस तरीके से क्योंकि मिडिल ईस्ट की जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स यहाँ पे नजर आएंगी, जैसे कि सुएज कैनाल है, जैसे कि बाबल मंदब है, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, पर्शियन गल्फ यहाँ पे है, रेड सी यहाँ पे है, इंडियन ओशन यहाँ पे है,
मेडिटेरियन सी वहाँ पे लगता है जाके। ये इसकी सिग्निफिकेंस थी। सिटेड जो इकोनॉमिकली एज वी नो दैट दुनिया का तकरीबन 80% ऑयल जो है वो मोरलेस 60 to 80% ऑयल जो है एनर्जी नीड्स है वो मिडिल ईस्ट से पूरी होती हैं। इस वजह से चाइना की कोशिश थी कि इस रीजन के अंदर पीस को लाया जाए, और पीस के लिए ज़रूरी था कि जो टू राइवल स्टेट्स हैं यहाँ पे उनके रिलेशंस आपस में मेंटेन कराए जाएं, रिस्टोर कराए जाएं, और उनके रिलेशंस को रिस्टोर कराया गया यहाँ पे। और इस चीज़ का अंदाज़ा ईरान और सऊदी को भी था कि जब तक ये आपस में लड़ती रहेंगी तो रीजन की सिग्निफिकेंस को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जाएगा। तो अभी ये दोनों ठीक हो रहे हैं ताकि रीजन की जो सिग्निफिकेंस है उसको मजीद तरीके से अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जाए। तो सेकंड आपको ये नजर आता है, और थर्ड जो खासकर आपको रोल नजर आता है वो रोल नजर आपको आता है MBS का, मोहम्मद बिन सलमान का रोल। और मोहम्मद बिन सलमान का रोल क्या है इंडिविजुअल लेवल पे अगर डिस्कस करें तो वो इस तरीके से है, क्योंकि मैंने आपको जैसे पिछली क्लास में बताया कि मोहम्मद बिन सलमान विजन 2030 के ऊपर बिलीव रख रहा है, जिसमें एक मॉडर्नाइज जो सऊदी अरबिया है उसका विजन है। और मॉडर्नाइज सऊदी अरबिया के विजन के लिए ज़रूरी ये है कि मिडिल ईस्ट में पीस रहे, और मिडिल ईस्ट में पीस रखने के लिए ज़रूरी ये है कि सऊदी को अपने आर्क राइवल स्टेट्स के साथ रिलेशन को मेंटेन करना होगा। और आर्क राइवल स्टेट्स के अंदर आता है सबसे पहले ईरान। तो MBS की ज़ाती वजूहात के ऊपर, MBS की ज़ाती विशेष के ऊपर, और साथ में चाइना के कहने के ऊपर ईरान और सऊदी में रीअप्रोचमेंट हो रही है, बिकॉज बोथ नो, दोनों को पता है कि रिलेशंस क्या हैं। तो सऊदी की वजह से जो MBS का रोल है मोहम्मद सलमान का वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो पर्सनली ये चाहता है कि रिलेशन ठीक हो, चुके विजन 2030 को कामयाब कराना है। विजन 2030 ही जो सऊदी है रीजन के अंदर उसकी मजीद कामयाबी या उसकी सिग्निफिकेंस को वो कहते हैं चार चांद लगा देगा। इस वजह से उसकी ख्वाहिश थी कि रिलेशन को ठीक किया जाए। इसी तरीके से चौथा रीज़न एक बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों के करीब आने का, और वो है जो है कि कुछ स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स हैं किसके ऊपर, जो है ईरान, उसके ऊपर। ईरान के ऊपर स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स क्या रही हैं? वो ये रही हैं कि ईरान ने हमेशा सफ़र किया है जो वेस्टर्न और अमेरिकन सैंक्शंस हैं उसके बेस के ऊपर। उसकी इकॉनमी तबाह बर्बाद हो गई, उसके सिक्योरिटी के इश्यूज आ गए बहुत ज़्यादा, और सिर्फ क्यों वो इस वजह से जो उसके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई थी। तो इस सैंक्शंस की वजह से ईरान के अंदर से कुछ आवाज़ें उठना शुरू हुई, एहतजाज होना शुरू हुए, उसकी रिजीम की लेजिटिमेसी बड़े ख़तरे में पड़ रही थी बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस। तो ईरान ने एक रैशनली ये सोचने की कोशिश की कि जब तक सऊदी के साथ रिलेशन ठीक नहीं किए जाएंगे तो उसकी इकॉनमी मज़ीद वल्नरेबल होती जाएगी, और जो उसका रिजीम है उसकी लेजिटिमेसी मज़ीद ख़तरे में पड़ती जाएगी। सो इट वाज नेसेसरी, इट वाज स्ट्रक्चरली बाउंडिंग फॉर चाइना, फॉर ईरान टू मेक गुड रिलेशंस विद सऊदी अरबिया, क्योंकि उसके इंटरेस्ट ही उसी में थे कि रिलेशन ठीक किए जाएँ ताकि इकॉनमी को रेस्क्यू किया जाए। और इस समझाने के अंदर जो है वो ईरान का बड़ा चाइना का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है दोनों को करीब लाने के लिए। तो ईरान के लिए स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स थी जिसकी वजह से ये चीज़ें दोनों के रिलेशंस आपको ठीक नज़र आते हैं। ये इंपॉर्टेंट 4 रीजंस थे जिसके बेस पे आपको नज़र आता है कि क्यों दोनों के रिलेशंस ठीक हुए। अभी जब ये रिलेशंस ठीक हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी होंगे, अल्टीमेटली चैलेंजेस हैं दोनों के रिलेशंस को ठीक करने के लिए। सबसे पहली चैलेंज आएगी अल्टीमेटली USA की तरफ से कि उसका रोल क्या होगा। दूसरा चैलेंज जो आएगा वो होगा प्रॉक्सीज का, ठीक है, कि दोनों प्रॉक्सीज में इन्वॉल्व रहे हैं, तो प्रॉक्सीज का फ्यूचर आपको क्या नजर आएगा। और तीसरा जो आएगा वो फॉरेन पॉलिसी बैलेंसिंग का आएगा इन दोनों के दरमियान, कि फॉरेन पॉलिसी बैलेंसिंग क्या है इस रीजन को। और चौथा जो नज़र आएगा वो आपको नज़र आएगा चैलेंज है वो आइडियोलॉजिकल परसेप्शंस की वजह से। अभी इन चैलेंजेस को ज़रा हम डिस्कस करते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकते हैं। अच्छा, सबसे पहला चैलेंज जो आपको नज़र आ रहा है वो चैलेंज नज़र आ रहा है रिगार्डिंग दी USA। अभी USA से क्या है, मैंने पहले डिस्कस किया है कि सऊदी की डिपेंडेंसी USA के ऊपर है, रही है हमेशा से तारीख में। तो अगर वो एक नंबर 1 वो अपने एग्रीमेंट्स कर चुका है चाइना के साथ जिससे अमेरिका पहले खाइफ है,
दूसरा, अगर वो एग्रीमेंट या रीअप्रोचमेंट कर लेता है ईरान के साथ, जिसपे अमेरिका की फुल पाबंदियां हैं, और रिसेंटली अमेरिका तो वॉर करने के लिए सोच रहा है ईरान के साथ, तो उसको अमेरिका किस तरीके से देखेगा और अमेरिका कौन सी टैक्टिक्स यूज कर सकता है अगेंस्ट सऊदी अरेबिया, पर्टिकुलरली जो रिजीम वाली थी मैंने बताया आपको। तो उसके लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है सऊदी के लिए कि वो अमेरिका के साथ रिलेशन को कैसे लेके जाएगा अगर रीअप्रोचमेंट करना चाहता है। तो दूसरा जो है वो प्रोक्सीज की बात हो रही है, चूंकि हमने पहले बताया मैंने कि दोनों प्रोक्सीज में इन्वॉल्व रहे हैं। वो प्रोक्सीज यमन के अंदर हैं, वो प्रोक्सीज सीरिया के अंदर हैं, इवन पैलेस्टीन के अंदर हैं अगर आप देखें तो क्या ये दोनों प्रोक्सीज से जल्दी विदड्रॉ कर जाएंगे, यानी कि दोनों मतलब कहें कि भाई हमारे प्रोक्सी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो विल दे विदड्रॉ, विल दे सेटिस्फाइड चाइना के दोनों प्रोक्सीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, और वहाँ से अगर विदड्रॉ करते हैं तो वो दोनों के उसके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, या उस विदड्रॉल की इन दोनों पे इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। और इसी तरीके से जो तीसरा चैलेंज आपको नजर आता है वो फॉरेन पॉलिसी बैलेंसिंग का आता है, और वो फॉरेन पॉलिसी बैलेंसिंग का ज्यादा इशू है सऊदी के लिए, क्योंकि सऊदी ने ईरान के साथ भी पॉलिसी बैलेंस करनी है, चाइना के साथ भी पॉलिसी बैलेंस करनी है, और साथ में उसने दोनों का जो दुश्मन है द यूएसए उसके साथ भी पॉलिसी को बैलेंस करना है। तो सऊदी इन दोनों की फॉरेन पॉलिसी को बैलेंस कैसे करेगा, तो ये सऊदी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। थर्ड जो आपको चैलेंज नजर आ रहा है वो आ रहा है आपको आइडियोलॉजिकल परसेप्शन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आइडियोलॉजिकल परसेप्शंस की जब हम बात करते हैं तो वो हमें नजर आता है इस सेंस में कि दोनों स्टेट्स में सदियों से लेकर, ये कोई ईयर्स की बात नहीं है, सदियों की बात है, रिलीजियस बेसिस के ऊपर अपनी जो सिटीजन्स हैं या सब्जेक्ट्स हैं उनकी एक जहन साजी की है अगेंस्ट ईच अदर आइडियोलॉजिकल बेसिस के ऊपर, लाइक शिया और सुन्नी पर्टिकुलरली। उसके ऊपर उन्होंने पूरा इन्वेस्ट किया अपनी सिलेबस के अंदर, अकेडेमिया के अंदर। तो अभी जब ये दोनों ठीक होंगे तो ये किस तरीके से अपने सिटीजन्स को ये रियलाइज़ करवाने में कामयाब हो सकते हैं कि भाई वो जो पहले बातें बताई थी वो ठीक नहीं थी, अभी हम दोनों दोस्त हो सकते हैं, मिल सकते हैं, तो जितने आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे वो ख़त्म हो जाएं। ये बड़ा दोनों के लिए चैलेंज है कि इसको कैसे वो सिटीजन्स को रियलाइज़ कराने में कामयाब होंगे कि भाई पहले ठीक नहीं था अभी ठीक है। तो एक आइडियोलॉजिकल परसेप्शन का भी सबसे बड़ा एलिमेंट है जो दोनों के दरमियान रिलेशंस को जो है वो ठीक जो मसला है वो उसके अंदर कर सकता है। तो ये इसके आपको नज़र आते हैं कुछ चैलेंजेस दोनों के करीब आने के लिए। चैलेंजेस के बाद ज़रा हम देखते हैं कि इम्प्लीकेशंस की तरफ ज़रा मूव करते हैं कि इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं इन दोनों के करीब आने में। और अगेन इम्प्लीकेशंस हम सबसे पहले ग्लोबल की तरफ जाएंगे कि ग्लोबल इम्प्लीकेशंस क्या हैं इस डेवलपमेंट के, रीअप्रोचमेंट के। जो पहला ग्लोबल इम्प्लीकेशन है वो आपको नजर आता है टूवर्ड्स द यूएसए, बिकॉज यूएसए की जो हेजमनी है, उसका वर्ल्ड ऑर्डर है, उसको सबसे बड़ा सेटबैक मिला है इससे। और वो इसलिए मिला है क्योंकि उसका जो बड़ा अच्छे एलाइज थे रीजन के अंदर, वो चाइनीज़ जो ब्लॉक है उसके अंदर मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला तो यूएसए की वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, चूँकि ये रोल हालांकि प्ले करना चाहिए था यूएसए को, बैलेंसर का रोल, और वो कौन कर रहा है उसके लिए अभी जो जीत है वो सऊदी को हो रही है सबसे बड़ी। तो दिस इज़ अ रीज़न जिसकी वजह से दोनों एक इम्प्लीकेशन हो सकता है। दूसरा जो इम्प्लीकेशन है वो है डोमिनेटिंग रोल ऑफ चाइना इन द मिडल ईस्ट। अमेरिका के यहाँ से निकल जाने के बाद एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, उस वैक्यूम का फ़ायदा मुकम्मल तौर पे चाइना ले रहा है, और चाइना आपको नज़र आ रहा है कि मिडल ईस्ट में डोमिनेट कर रहा है। पहले मैंने बताया कि सऊदी के साथ रिलेशन को अच्छा बना के, दूसरा मैंने आपको बताया कि वो अभी दोनों की रीअप्रोचमेंट करा के, और अभी भी डेवलपमेंट जारी थी कि सीरिया के अंदर प्रॉक्सीज को ख़त्म किया जा रहा था, यमन की तरफ भी बातें बढ़नी थी, बट अभी ये हमास इजराइल का वाक़या हो गया है तो वो चीज़ें ज़रा हॉल्ट हो जाएंगी। तो इस वाक़े को उस पर्सपेक्टिव में भी आप देख सकते हैं हमास इजराइल को जो अभी हो रहा है कि चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर और रीजनल वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर इसकी सिग्निफिकेंस क्या बढ़ सकती है। और इसी तरीके से जो थर्ड ग्लोबल इम्प्लीकेशन आपको नज़र आता है वो नज़र आता है आपको डॉलर वर्सेस युआन रेस, बिकॉज सऊदी के साथ भी जो चाइना ने, मैंने पहले बताया, स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन किया,
वो युआन के अंदर उनके साथ ट्रेड होगी, और ईरान के साथ ऑलरेडी जो चाइना है वो युआन के साथ कर रहा है, और अगर चाइना डोमिनेट कर जाता है तो यहाँ पे डॉलर को रिप्लेस करके चाइना का इंटेंशन है कि वो युआन को रखा जाए। तो ये कुछ ग्लोबल इम्प्लीकेशन आपको 3 नज़र आ रही हैं, सेटबैक टू यूएसए हेजमनी, एंड नंबर 2 इज डोमिनेटिंग रोल ऑफ चाइना इन मिडल ईस्ट, एंड नंबर 3 जो है वो डॉलर का रिट्रीट करना और युआन का जो है आगे आना। इसी तरीके से कुछ इम्प्लीकेशन आपको इसके अंदर रीजनल भी नज़र आएंगी, रीजनल इम्प्लीकेशंस भी हैं। और रीजनल इम्प्लीकेशंस की जहाँ तक बात की जाती है कि एक बड़ा पॉजिटिव चीज़ ये है कि हो सकता है दोनों के रीअप्रोचमेंट के बाद रीजन के अंदर जो प्रॉक्सीज हैं उसमें कमी हो जाए, और ये बड़ा अच्छा ओमेन होगा दुनिया के लिए। जैसे कि सीरिया में प्रॉक्सीज चल रही थी, यमन में प्रॉक्सीज चल रही थी, दोनों जब रीअप्रोच कर जाएंगे हो सकता है उससे बैक ड्रॉ कर लें, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी और पीस के चांसेस प्रोस्पेक्ट्स हमें ज़्यादा नजर आते हैं। इसी के साथ साथ ही अगर मिडल ईस्ट में पीस आ जाता है दोनों की रीअप्रोचमेंट के बाद, तो हमें नहीं लगता कि कोई भी स्टेट इसको डिनाई करेगी। हर स्टेट के लिए ये फ़ायदेमंद है कि जो रीजन में स्टेबिलिटी हो, तो हर स्टेट के लिए फ़ायदेमंद है। ऑल स्टेट्स विल टेक बेनिफिट फ्रॉम दिस। एंड तीसरा जो इम्प्लीकेशन नज़र आ रहा है वो बड़ा एक चैलेंजिंग होगा इसके लिए, वो होगा ईरान और जो इज़राइल है उसके दरमियान, चूँकि इज़राइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड के बाद सऊदी जो रिलेशन ठीक करने के लिए जा रहा था, तो क्या ईरान सऊदी को लेजिटिमेसी दे देगा कि वो उसके साथ रिलेशन ठीक करे और हमारे साथ भी रिलेशंस को ठीक रखा जाए। तो ईरान के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा कि, या सऊदी के लिए भी, अभी जो हमास के अंदर इज़राइल ने कुछ किया है तो उसके बाद क्या इज़राइल अभी भी उस पॉइंट के ऊपर इकट्ठा होगा या वहाँ से वो बैकट्रा कर जाएगा। तो इज़राइल कहाँ पे फिट होता है इस पूरे सिनेरियो के अंदर, वो ईरान के लिए भी चैलेंजिंग है, और वो अभी सऊदी के लिए चैलेंज है कि उसको अवॉइड कर ले इज़राइल को, वो बड़ा मुश्किल होगा। और ईरान के लिए ये प्रॉब्लम है कि वो जो इज़राइल को एक्सेप्ट कर रही है स्टेट सऊदी, उसके साथ रिलेशन को ठीक कर ले। तो ये अब कुछ रीजनल इम्प्लीकेशंस नजर आए। अभी हम इसी अप्रोच को देखते हैं कि इसके इम्प्लीकेशंस पाकिस्तान के ऊपर क्या हो सकते हैं। पाकिस्तान के ऊपर इसके इम्प्लीकेशंस हमें नज़र आते हैं दोनों पॉजिटिव और सेंस के अंदर। पहला जो सबसे पॉजिटिव सेंस ये है कि पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को कुछ क्लैरिटी मिलेगी इसके बाद, वो इस सेंस में कि अगर दोनों के रिलेशन ठीक हो जाते हैं तो हम दोनों के साथ अपने रिलेशंस को बैलेंस कर पाएंगे। यानी कि पहले हमारे साथ, जैसे हमने पहली क्लास में बताया आपको कि इनिशियली के सऊदी के साथ रिलेशन ठीक करते थे तो ईरान का मसला होता था, ईरान के साथ ठीक होते तो सऊदी का मसला होता था। अभी हम दोनों के साथ रिलेशन को बैलेंस कर पाएंगे इस रीअप्रोचमेंट के बाद। दैट इज़ अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान। और सेकंड नंबर पे हमारे जो CPEC है उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन दोनों का मिलना, बिकॉज अगर इन दोनों के रिलेशंस ठीक होते हैं तो जो CPEC है उसकी सिग्निफिकेंस मज़ीद बढ़ जाएगी। उसमें ईरान भी इन्वॉल्व हो सकता है, उसमें सऊदी भी इन्वॉल्व हो सकता है, और इन दोनों के आने के बाद जो रेस्ट ऑफ द मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकती हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, जो इसकी सिग्निफिकेंस को मज़ीद बढ़ा देंगे, जो अल्टीमेटली पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा। और पाकिस्तान के लिए थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो पाकिस्तान को ज़रा मुश्किल में फंसा के रखेगी, दैट इज़ कि इसके आने के बाद जो USA और चाइना की राइवलरी है वो मज़ीद इंटेंसीफाई होगी, क्योंकि USA इसको एक ठीक नज़र से ऑब्वियसली नहीं देखेगा, तो उसका डायरेक्टली प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा जाके, क्योंकि पाकिस्तान CPEC, BRI और चाइना के साथ खड़ा हुआ है, और अमेरिका CPEC और BRI को बहुत ही नेगेटिव व्यू से देखता है, क्योंकि उसके नज़दीक इसकी कामयाबी चाइना की कामयाबी है, और वो चाइना को रीजन में कंटेन करने की कोशिश करेगा, और रीजन में चाइना को सपोर्ट करने वाला पाकिस्तान ही है। तो इन दोनों की जो चाइना और USA की जो कंपटीशन में जितना इंटेंसिफिकेशन आएगी उतना पाकिस्तान में प्रेशर ज़्यादा बिल्डअप होता जाएगा कि पाकिस्तान दोनों में बैलेंस कैसे रखे, पाकिस्तान दोनों में से किस साइड को चूज़ करे। जो कि एक तरफ मैंने पहले बताया कि वहाँ पे मसला, और पाकिस्तान को चाइना के साथ और जो USA दोनों में मजबूरियाँ हैं जाने के लिए, तो पाकिस्तान को एक साइड लेना, रिलेशन को बैलेंस करना बहुत ही मुश्किल बन जाएगा इस सारी सिचुएशन के अंदर। तो ये पाकिस्तान के ऊपर उसके इम्प्लीकेशन है। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडे, जिसमें हमने फॉरेन पॉलिसी को देखा, और फॉरेन पॉलिसी में हमने देखा पहले कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, और फिर हमने
पाकिस्तान और जो यूएसए उसके रिलेशंस को देखा, और फिर हमने सऊदी और चाइना के रिलेशंस को देखा, और फिर हमने रीअप्रोचमेंट जो हुई ईरान और सऊदी अरबिया की, हमने उसको देखा। तो यहाँ तक आज की हमारी क्लास एंड होती है। जो नेक्स्ट हमारी रिवीजन क्लास होगी दैट विल कवर अफगानिस्तान इशू एंड अदर ग्लोबल इशूज। सो इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।